हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस टेस्ट, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। इनकी एक सीरीज चल रही है, आपको पता होगा। इससे पहले भी हम दो टेस्ट ऐसे लगा चुके हैं, है ना। ये क्या हो रहा है, जिस दिन एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम के बाद ये एक शायद, है ना, मैं पक्का नहीं कह सकता ऐसे, शायद ये क्या हो रहा है कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उसके बेसिस पर इन्होंने एक प्रैक्टिस सेट बना दिया है और उसको अपलोड कर देते हैं। जिस दिन एग्ज़ाम होता है ना, उस दिन एग्ज़ाम के बाद ये प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। जैसे इससे पहले भी हमने जो प्रैक्टिस टेस्ट लगाए थे, केवल दो ही लगा पाए थे, क्योंकि टाइम का इशू होता है। वैसे मैंने कहा था कि सारे टेस्ट सॉल्व कराऊंगा, बट टाइम उतना मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। एक ही हमने 7 अगस्त वाला किया था, ठीक है। और उसके बाद एक हमने किया था 11 अगस्त वाला, है ना। और अब हम करेंगे सबसे लेटेस्ट वाला, जो कि ये वाला है, ठीक है। इवनिंग प्रैक्टिस सेट 13 अगस्त का, है ना। तो 13 अगस्त यानी कि कल जो एग्ज़ाम था, है ना, उसके बेसिस पर ये बनाया गया होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली उसके जैसे ही क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आपको ज़रूर से ज़रूर लगाना है, ठीक है। इसको आपको ज़रूर ज़रूर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे स्मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। और इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरह से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंचेंगे। और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपको एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो, ठीक है जी। और हाँ, इससे पहले के जो दो टेस्ट हैं उसका सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर भी आप डायरेक्ट उन दो टेस्ट का सॉल्यूशन भी देख सकते हो आप, ठीक है। और इससे पहले के जो लाइव टेस्ट वगैरह हैं, जो 12th बेस लाइव टेस्ट है ना एनटीपीसी के, उनका सॉल्यूशन भी हम कर चुके हैं। तो उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके उनके सॉल्यूशंस भी आप देख सकते हो, ठीक है जी। तो चलिए आज हम लगाएंगे इसका लेटेस्ट वाला, सबसे लेटेस्ट जो आरआरबी एनटीपीसी इवनिंग प्रैक्टिस सेट 13 अगस्त 2025 वाला, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो आप सबको पता है कि ये जो, एक सेकेंड, ये जो नया इंटरफेस है ना, जो नया पैटर्न है, इसमें क्या हो रहा है कि सेक्शन वाइज डिवाइड होके आ रहा है पेपर, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत और आसान हो गई, सुविधाजनक हो गई, ठीक है। तो पहले आप अच्छे से अपने जो जो इम्पोर्टेंट जो जो अच्छे सेक्शन है आपके, जो स्ट्रांग है, उनको पहले अटेम्प्ट कर सकते हो सेक्शन वाइज, ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये हो गई कि सेक्शन वाइज है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इससे बच्चों को थोड़ी सहूलियत मिल रही है ना। अब इसमें हम करते क्या है, सबसे पहले मैथ्स करते हैं, उसके बाद हम रीजनिंग करते हैं, फिर हम जीके जीएस करते हैं एंड में। तो जीके जीएस के लिए हम अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट बचा के रखते हैं, जिससे इससे तो ज़्यादा ही समय बच जाता है, ठीक है। क्योंकि 90 मिनट बहुत होता है, बहुत टाइम है, ठीक है। तो एंड में हम 15 मिनट टारगेट लेके चलते हैं कि 15 से 20 मिनट हम बचा के रखेंगे जीके जीएस के लिए, जो कि बच भी जाते हैं ना। बाकी के समय में हम करते हैं मैथ और रीजनिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मैथ्स करेंगे। इंग्लिश में अगर क्वेश्चन को आप पढ़ना चाहते हैं तो वो वीडियो को पॉज करिए, इंग्लिश में देखिए, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन मेनली हिंदी में, ठीक है। घनाभ के आयतन का क्या होता है यदि इसकी लंबाई दोगुनी, ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए और चौड़ाई समान रखी जाए। लंबाई दोगुनी, ऊंचाई दोगुनी और चौड़ाई सेम, तो दो दूनी चार, तो वॉल्यूम 4 गुना बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, देखो, आयतन कितना होता है घनाभ का, L × B × H होता है ना। इसने क्या किया, लंबाई दुगनी कर दी, तो इसको 2L कर दिया, ठीक है। और चौड़ाई समान रखी, तो चौड़ाई ऐसे कैसे रखी, और ऊंचाई भी दोगुनी कर दी, तो ऊंचाई भी 2H कर दी। तो ये क्या हो जाएगा, 4 × L × B × H। तो ये अगर आयतन क्या था, V था, तो ये क्या हो जाएगा, 4V हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, यदि आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और अभी तक भी आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो बाय नहीं किया है, तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आ चुका है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, इस 78th इंडिपेंडेंस डे आप अपने आज़ाद सपनों का पास, टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो, मात्र 263 रुपये में खरीद सकते हैं। जी हाँ, टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो मात्र आपको 263 रुपये में देखने को मिल जाएगा। और यदि आप
ईयरली पास प्रो मैक्स खरीदना चाहते हैं तो वो भी आपको मात्र 351 रुपये में देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको यूज करना होगा हमारा कूपन कोड MOCK10, जिसके माध्यम से आपको मिलेगा 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, और टेक्स्ट बुक का पास प्रो आपको मात्र 263 रुपये में देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। तो यदि अभी तक भी आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो बाय नहीं किया है तो जल्दी जाकर बाय कर लीजिए। ये सेल मात्र 2 दिन के लिए है, 14 से 15 अगस्त के बीच में सेल चलने वाली है। तो यदि अभी तक भी आपने बाय नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अभी बाय कर लीजिए। सो गाइज, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो विदाउट टेस्ट सीरीज, तो समझो आप बिना प्रैक्टिस के मैच खेल रहे हो। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, टेस्ट सीरीज से ही आपको पता चलता है कि आपकी रियल एग्जाम में परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। इसीलिए टेक्स्ट बुक पास लो, जहाँ पे आपको मिलेगा वन पास ऑल एग्जाम्स। सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से आपको 800 से अधिक एग्जाम्स के लिए 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको एसएससी से लेकर डिफेंस, टीचिंग, इंजीनियरिंग और बैंकिंग तक सभी एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको यहाँ पे 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट देखने को मिलने वाले हैं। आप जिस भाषा में चाहें उस भाषा में अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिटिक्स। हर टेस्ट के बाद आपको मिलेगा डीप ब्रेकडाउन, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक में आप स्ट्रांग हैं, कहाँ आपसे गलतियां हो रही हैं, एवरेज टाइम पर क्वेश्चन कितना लग रहा है, और आपका स्कोर अदर्स से कितना बेटर है या कितना पीछे है। ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप ओवरऑल परफॉर्मेंस समरी देखते हैं, यहाँ पे आपको आपकी रैंक दिखाई जाएगी, स्कोर आपका दिखाया जाएगा, आपने कितना अटेम्प्ट किया, साथ ही साथ आपकी एक्यूरेसी प्लस आपकी परसेंटाइल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इस कंपटीशन में कहाँ पे खड़े हो, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ये आपको दिखाएगा आपकी ऑल इंडिया रैंक और लीडर बोर्ड। देखो आप कहाँ स्टैंड करते हो लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स के बीच। ये टेक्स्ट बुक आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बताता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर 5.5 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। तो आप वही एस्पिरेंट्स के साथ compete कर रहे होंगे जो असली एग्जाम में आपके साथ होंगे। और साथ ही साथ आप अपना स्कोर टॉपर्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं कि आपका स्कोर क्या रहा, टॉपर्स का स्कोर क्या रहा, उनकी एक्यूरेसी, उनका टाइम, इन सभी को आप अपने साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसका आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि इससे आपको ये समझ में आता है कि आप अभी कंपटीशन में कितना पीछे हैं और आपको कितना इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और किस लेवल तक आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको डेली यहाँ पे लाइव क्विज़ेस देखने को मिलेंगी, डेली आपको यहाँ पे फ्री लाइव टेस्ट भी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अनलिमिटेड प्रैक्टिस और री अटेम्प्ट्स। प्रो यूजर्स के लिए कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना टेस्ट आप दे सकते हैं, गलतियों को री अटेम्प्ट कर सकते हैं और बार बार इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और यदि आप टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स बाय करते हैं तो इसमें आपको अदर बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे स्मार्ट स्टडी नोट्स और रिवीजन। 10,000 से ज़्यादा एक्सपर्ट मेड स्टडी नोट्स आपको मिलते हैं, स्मार्ट पीडीएफ्स हैं जिसमें टैप करते ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं, प्लस आपको मिलते हैं क्विक माइंड मैप्स और फॉर्मूला शीट्स रिवीजन के लिए, एंड 24/7 एआई डाउट सॉल्वर प्लस एक्सपर्ट सपोर्ट। तो कोई भी सवाल हो रात के 2 बजे भी आप एआई चैटबॉट से तुरंत सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो यदि अभी तक भी आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो बाय नहीं किया है तो देर मत कीजिए, सेल आपकी 14 से 15 अगस्त तक चलने वाली है। अभी जाकर टेक्स्ट बुक का पास प्रो बाय कीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 8% साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3.5 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। निवेश की गई राशि बतानी, राशि इतनी हो जा रही है ना, और निवेश की गई राशि कितनी थी ये बतानी है। देखो 8% रेट और साधारण ब्याज है तो आसान है। 8% की रेट से 3.5 साल में कितने परसेंट ब्याज मिल जाएगा मेरे को। देखो 3 साल में तो 24 मिल गया, 8 × 3 = 24, प्लस हाफ ईयर में कितना मिल जाएगा, 8% का आधा यानी कि 4%। तो टोटल 28% इसको ब्याज मिल जाएगा 3.5 साल में। ठीक है। और राशि हो कितनी जा रही है, अगर कोई राशि 100% थी उस पर 28% ब्याज भी मिल गया तो राशि कितनी हो जाएगी, 128% हो जाएगी ना। तो मेरे को क्या निकालना है, 128% की वैल्यू दे रखी है, 100% की वैल्यू निकालनी है, कर दो। तो ये 608 जो है ये ब्याज भी इंक्लूडेड है इसमें और प्रिंसिपल भी, यानी 128% की वैल्यू है। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो कर दो इसको, 4×3 = 12, 4×2 = 8, 4 × 4, 4×5 = 20, 4×2 = 8। ठीक है, 8×4 = 32, 8×1 = 8, 8×9 = 72, 4 से 25 बार, 25×9 = 225, 25 × 25, 26, 27, 2, 27, सॉरी 25 × 25, 25, 26, 27 और 37 और 10 47। तो 475, ऑप्शन नंबर बी इज दी
करेक्ट आंसर। तो 100% की वैल्यू आ गई 475, यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई। रमन और तपन ने क्रमशः इतने और इतने रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद रमन ने इतने रुपए अतिरिक्त निवेश किए और तपन ने 30,000 रुपये निकाल लिए। वर्ष के अंत में यदि व्यवसाय 10,000 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, तपन द्वारा अर्जित लाभ बताना है आपको। ठीक है, तो चलो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लेते हैं। तो पहली चीज़ तो इसमें चार चार जीरो सब में दिखाई दे रहे हैं, तो जीरो हटा देता हूँ चार चार सब में से। ठीक है, ये सब में से, लाभ में से नहीं हटाऊंगा क्योंकि लाभ से तो एंड में कंपेयर करना पड़ेगा ना। इन्वेस्टमेंट में सबसे जीरो जीरो हटा दी। तो ये कौन है? रमन। और ये कौन है? तपन। ठीक है, रमन ने 1 रुपये इन्वेस्ट किया तो तपन ने 5 रुपये इन्वेस्ट किए। और 6 महीने बाद रमन ने 1 रुपये का अतिरिक्त निवेश किया। तो पहले 6 महीने तक छः एक एक रुपये इन्वेस्ट किया, तो टोटल 6 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर उसके बाद जो 1 रुपये इन्वेस्ट कर रहा था, अब उसने 1 रुपये और इन्वेस्ट कर दिया, तो यानी 2 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। और अगले 6 महीने तक, क्योंकि 1 साल के बाद प्रॉफिट दे रखा है, तो अगले 6 महीने तक वो 2-2 रुपये इन्वेस्ट करता है, तो 12 रुपये उसका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, तपन ने भी क्या किया, पहले 6 महीने बाद तपन ने 3 रुपये निकाल लिए। तो पहले तो 6 महीने तक इतना इन्वेस्ट किया, तो 6 पंजे 30 रुपये हो गए इसके 6 महीने तक। उसके बाद इसने क्या किया, 3 रुपये निकाल लिया, यानी कि 2 ही रुपये रह गए इसके अगले 6 महीने तक। तो 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 12 और 6 18। और इसका कितना हो गया, 30 और 40 42। ठीक है, ये रेशियो इनका इन्वेस्टमेंट का आ गया। तो 6 3 18 6 7 42, तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया 3:7। और लाभ कितना हुआ है, 10,000 का पूछा, किसका? तपन का। तो टोटल अगर मैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखूँ, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर ही होता है। 3:7 में ही इसको प्रॉफिट डिवाइड होगा। तपन को मिलेगा 7। टोटल कितना है, 7 और 3 10, तो 10 में से 7 मिलेगा तपन को। है कितना प्रॉफिट, 10,000। तो भाई इससे गया तो 7 एकम 7, 7,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10,000 रुपये की अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 15% वार्षिक ब्याज दर पर उधार लिया जाता है, तो 2 वर्षों के अंत में भुगतान किया गया ब्याज कितना है? अर्धवार्षिक रूप से, और 15% वार्षिक ब्याज दर है, और 2 वर्ष का, यानी कि आपको अर्धवार्षिक रूप से बोला है। तो भाई 1 साल के 2 स्लॉट हो जाएंगे 6-6 महीने के, 2 साल के 4 स्लॉट हो जाएंगे 6-6 महीने के। और रेट आधा हो जाएगा, क्योंकि 1 साल में 15% मिलता है, तो 6 महीने में 7.5% मिलेगा, है ना। तो क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा, क्योंकि 7.5% दे दिया। अगर यहाँ पे 7% या 5% होता तो थोड़ा आसान होता ना। फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। 15% है, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 15/100, 5 थे, 15 5 दूनी 10। तो 3/20 ईयरली है, तो इसको हाफ करेंगे तो बटे 2 कर देंगे, तो ये 6 महीने का आ जाएगा 3/40। तो आपके पास रेट आ गया 3/40। 3/40 रेट है, यानी राशि 40 से 43, 40 से 43 ऐसे हो जा रही है। ठीक है, ठीक है, तो कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी इसमें, और कोई तरीका नहीं है। तो भाई इसमें 43 से भी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इससे बेहतर है कि बेसिक से ही कर लो इसको, है ना। गोल्डन रेशियो से भी ये काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा। चलो बेसिक से ही कर लेते हैं उसका, है ना। तो हम मान लेते हैं 10,000 रुपये हैं ये, इसको मिटा ही देते हैं पहले, है ना, अच्छे से। 10,000 रुपये मेरे पास है, उसका 3/40 रुपये मुझे ब्याज में मिलेगा 6 महीने के लिए। तो इसका 3/40 कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो गई, 8 4 5 20, 25 तिया 75। तो पहले स्लॉट में मेरे को मिलेंगे 750 रुपये। ठीक है, बस अब अगले स्लॉट में देखो, चक्रवृद्धि ब्याज का नियम यही कहता है कि अगले स्लॉट में आपको 750 तो मिलेंगे मिलेंगे, प्लस इसके ऊपर भी ब्याज मिलेगा। तो 750 का कितना मिलेगा आपको, 3/40 भी एक्स्ट्रा मिलेगा। ऑप्शन भी बहुत नज़दीक है ना। ठीक है, तो इससे ये खत्म। तो 75 तिया 3 पंजे 15, और एक 22/4, तो 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो 56.25, तो 56.25 इसमें जुड़ जाएगा, 56.25 इसमें जुड़ गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 806.5, है ना, 806.25।
तो ये दूसरे साल का यानी कि दूसरे हाफ का ब्याज आ गया। अब तीसरे हाफ में क्या होगा, 806.25 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसका भी 3/40 यानी इसका भी 7.5% मिलेगा। तो 806.25 का 3/40 निकाल लेते हैं। देखो थोड़ी कैलकुलेशन तो इसमें करनी ही पड़ेगी, तो इसमें से 2 जीरो हटा दो, नीचे लगा दो, पॉइंट हटा के 2 जीरो लगा दी। ठीक है, अब इसको एक बार कर ही लेते हैं ना, कैलकुलेशन कर लेते हैं पूरी। तो 3 पंजे 15, 3 6 और 1 7, 3 6 18, 3 8 24। ठीक है, 3 पंजे 15, 6 और 1 7, 3 6 18, 3 8 24। नीचे है 4,000, तो 4 से काट देते हैं इसको एक बार। 4 6 24 जीरो, 4 चौक 16, 4 6 24, 3 बचा 4 8 32। ठीक है, 3 के बाद पॉइंट है, अब इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही करो, यहीं तक 3 के बाद पॉइंट लगा दो। तो 60.47 कर दो इसको ना, 47, 60.47, 60.47 है ना। अप्रोक्सीमेशन में हल्का पॉइंट तक तो ले जा सकते हो आप। लो भाई, इसमें आपको 60.47 और जोड़ना है। तो 7 5 12, 6 और 1 7, 6 6। तो अब इसमें तीसरे ईयर का कितना मिल गया यहाँ पे, 8666.72। ठीक है, अब चौथे साल में क्या होगा कि 866.72 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसका भी 3/40 मिलेगा। ठीक है, कर लेते हैं 866.72 का 3/40। तो 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो पहले इसको हटा देते हैं, 2 जीरो नीचे लगा देते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 6 24, 2 इधर गया। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 6 24, 2 इधर गया। 4 6 24, 25 24 27, 4 8 32। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 24, 3 6 18 19 20, 3 6 18 19 20, 3 6 18 19 20, 3 एकम 3 और 2 5, 3 दूनी 6। तो कितना नीचे कितनी जीरो है, 1 2 3, तो 1 2 3 3 के बाद तो 65 इसमें और ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, इतनी कैलकुलेशन तो देखो इसमें करनी ही पड़ेगी आपको। तो 866.72 में 65 ऐड करेंगे तो 27.6 5 11, 6 6 12 और 1 13, 8 और 1 9। तो ये टोटल इसमें कितना मिल गया, 931.72। बस हो गया सवाल। पूछा गया इसने ब्याज पूछा है या फिर राशि पूछी है, क्या पूछा है भाई, ब्याज पूछा है। तो खाली ब्याज पूछा है ना, तो जोड़ दो ब्याज। देखो पहले तो 750 है पहले साल में, है ना। दूसरे में क्या है, 806.25 है। फिर तीसरे में 866.72 है। और इसमें कितना है, 931.72 है। ठीक है, तो 5 और 4 9, 7 7 14 15 16, 6 6 12 13 14, 5 और 1 6 6 6 12 13 14 15, 1 8 8 2 16 8 24 8 चौक 32 और 1 33। तो 3354.69, तो 3354.70, बिल्कुल अप्रॉक्स भी नहीं, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट ही आया आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 90 मिनट है, आप इसमें से एक आधा सवाल ऐसा आ जाता है जिसमें 4 5 मिनट कैलकुलेशन लग भी जाती है, तो क्या दिक्कत है। एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। वह थोड़ी देर पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला और कुछ देर साइकिल पर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला। तो पैदल तय की जाने वाली दूरी क्या है। एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। एक किसान ने टोटल 61 किलोमीटर चला और उसको 9 घंटे लगे। ठीक है, ठीक है, उसमें वो थोड़ी देर पैदल चलता है 4 की स्पीड से, पैदल चला 4 की स्पीड से कुछ देर तक, अब ये नहीं पता कितनी देर तक चला, और कुछ देर साइकिल पे चला 9 की स्पीड से। ठीक है, अब ये बताना है कि पैदल तय की गई दूरी कितनी है, यानी पैदल वो कितनी देर चला और साइकिल पे कितनी देर चला, ये अगर मुझे पता चल जाए। बोला कि इसने पैदल तय की जाने वाली दूरी, तो मुझे पता है पैदल जो है वो 4 की स्पीड से कर रहा है दूरी। पैदल तय जो दूरी तय करेगा वो 4 की स्पीड से करेगा। ठीक है, तो अगर मान लो वो 2 घंटे चलता तो 8 चल जाएगा, 3 घंटे चलेगा तो 12 चल जाएगा, ऐसे करके। लेकिन एक चीज़ है कि जो 4 की स्पीड से टोटल डिस्टेंस चलेगा वो 4 का मल्टीपल ही होगा, ये तो तय है ना। भाई मैं कह रहा हूँ कि 4 की स्पीड है मेरी,
मैं 1 घंटे चलूंगा तो 4 एकम 4, 2 घंटे चलूंगा तो 4 दूनी 8, 3 घंटे चलूंगा 4 तिया 12, 4 घंटे 4 चौक 16। तो जो भी डिस्टेंस होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, और एक ही 4 का मल्टीपल दे रखा है, लो भाई। ठीक है। बाकी इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो सकता है चारों ऑप्शन 4 का मल्टीपल आ जाए, तो ऑप्शन पुट करना सीखो, है ना, कैलकुलेशन से बचोगे। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि 16 किलोमीटर इसने किससे चला, इससे पैदल चला, ठीक है। तो 16 किलोमीटर पैदल चलने में इसको कितना टाइम लग गया होगा, 4 4 घंटे लग गए होंगे। और टोटली इसको कितना टाइम लग रहा है, 9 घंटे, यानी 5 घंटे किससे चला होगा, साइकिल से चला होगा। इसमें 9 पंजे 45 इसने चल दिया होगा। तो 45 किलोमीटर ये, और 16 ये, कितना हो गया, 6 5 11, 4 5 6, 61 किलोमीटर हो गया ना। सेटिस्फाई कर गया। ऐसे ऑप्शन सेटिस्फाई करा के भी चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, माध्यिका ज्ञात करनी है इसकी। बार बार आ रहा है ये सवाल, आप सबको पता है कि माध्यिका क्या होती है, आपको इसको करना होता है अरेंज। और अरेंज करना होता है कैसे, सीक्वेंस में, है ना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बढ़ते या घटते क्रम में अरेंज करना है, तो छोटे से बड़े की तरफ अरेंज कर देते हैं, है ना। और कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अरेंज करेंगे तो बीच वाला जो होता है वो माध्यिका होती है। तो 10 तो ऐसे से अरेंज हो जाएंगे, 5 इधर आ जाएंगे, 5 इधर आ जाएंगे, तो बीच वाला कौन सा होगा, फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच वाला। ठीक है। तो आपको 5 और 6 नंबर देखना है अरेंज करके, और उसके बाद 5 और 6 के बीच का नंबर बताना है। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले ये चारों नंबर आ जाएंगे, चेक ही मत, इनको रखो ही मत यहाँ पे। आपको पता है कि 10 10 वाले हैं, है ना। इसके बाद 4 नंबर तो ये हो गए, 5वें नंबर पे कौन आएगा, सबसे छोटा 20 है। फिर 6ठे नंबर पे कौन आएगा, 20 के बाद 25 आएगा। तो 5वें और 6ठे नंबर पे आपने देख लिया 20 और 25 आएंगे। इनके बीच में कौन सी संख्या है वो बताना है। तो इनके बीच के लिए आप इसका एवरेज निकाल दो, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो 22.5, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट थीटा आपको दे रखा है, ये निकालना है आपको, बहुत बेसिक सा सवाल। लाल बटे कक्का आपको पता होना चाहिए, लाल बटे कक्का, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप करते हो तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ऐसे करके होता है ना, तो ये इंग्लिश के लिए। कॉट थीटा, अब यहाँ देखो ये साइन होता है, कॉस, ये टेन होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो कॉट थीटा आपको 4/3 दे रखा है, यानी कि आधार बटे लंब दे रखा है। और पता है आपको 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो 3 4 दे रखा है, 5 हो जाएगा, अब इसका कर्ण हो जाएगा 5, ठीक है, ट्रिपलेट होता है। ठीक है। 5 sin थीटा, तो 5 इंटू साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 3, अपॉन में कर्ण कितना है 5, माइनस 3 इंटू कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 4, और बटे में कर्ण कितना है 5, ठीक है ना। साइन कॉस आधार बटे कर्ण, ठीक है, अपॉन में सेम चीज प्लस में आ जाएगी, तो पहले से इसको काट दो, ठीक है। तो 3 यहाँ पे आ गए, यहाँ प्लस में आ जाएगा कितना, 4 तिया 12/5, ठीक है। यहाँ पे भी 4 तिया 12/5 लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। तो 5 तिया 15 - 12, एक सेकेंड, तो ऐसे ऐसे क्रॉस कर दो, 5 तिया 15 - 12 कितना बचा, 3/5 बचा। और यहाँ पे 5 तिया 15 और 12 कितना हो जाएगा, 17 और 10 27/5 बचा। तो 5 से 5 गया, 1 और 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 27, 1/9, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे इतने 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 प्रत्येक में जोड़ने पर नई संख्या समानुपात में हो। पहले भी पूछा चुका है, एग्जाम में आता है, रेलवे में तो आते ही आता है क्वेश्चन। देखो इसके लिए आपको मैंने डायरेक्ट ट्रिक भी बताई हुई है, और बेसिक से भी कर सकते हो। बेसिक से कैसे होता है भाई, देखो सब में कुछ एक संख्या जोड़नी है, तो आप एक में प्लस एक्स कर दो, फिर 3 में भी प्लस एक्स कर दो, ये बराबर समानुपात हो जाएगा इसके। इससे मत ही करो आप, क्योंकि बेसिक बेसिक होता है, बहुत टाइम लगता है। इसमें ट्रिक क्या होती है आपकी, 1 3 7 12 ऐसे लिख लो आप इसको। पहले इनका डिफरेंस देखो कितना है, 2, फिर इनका डिफरेंस देखो कितना है, 5 है। अब जो डिफरेंस है ना, इसको पहले वाले से मल्टीप्लाई क्यों करो, इस वाले को, इसके पहले वाले से मल्टीप्लाई करो इसको, और इनका पॉजिटिव डिफरेंस लिखो, जैसे 5 एकम 5, 2 सत्ते 14। इनका पॉजिटिव डिफरेंस लिखना है आपको, और अपॉन में क्या आ जाएगा, इन वालों का डिफरेंस, नीचे वालों का डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो 14 में से 5 गया, कितना बचा 9, 9/3, 3 तिया 9। तो वो सबसे छोटी संख्या 3 होगी, जो इन तीनों चारों में जोड़ी जाएगी, तो वो समानुपात में होगा, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। हमेशा अपने उपहार की दुकान की सभी वस्तुओं पर 30% की छूट, त्योहार छूट की घोषणा करती है। गुरमीत ने अपने लिए एक उपहार खरीदा, उसे
₹1110 की छूट प्राप्त होती है तो उपहार का अंकित मूल्य क्या है? बहुत आसान सवाल है। उसने कहा भाई इतने रुपए की छूट प्राप्त हो रही है और इतने परसेंट की छूट प्राप्त हो रही है, यानी 30% की वैल्यू दे रखी है। तो 1110, ये 30% की वैल्यू, तो आपको निकालना है कि 100% की वैल्यू निकालनी है। तो जीरो से जीरो खत्म, 3 तिया 9, 2 इधर गया, 3 सत्ते 21, डबल जीरो, तो 3700 रुपये उसका मार्क मार्क प्राइस होगा। आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विघात समीकरण इतने में मूल इसके दे रखे हैं, एम और एन का मान बताना है कितना होगा। तो मूल आपको पता है क्या होता है? मूल मतलब इसमें एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो एक्स की वैल्यू पुट कर लो, दो इक्वेशन बनेंगी। तो एक्स की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस यहाँ -1 रखेंगे तो -x माइनस का mx आ जाएगा, है ना। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस n बराबर 0। तो यहाँ कितना, सॉरी, x क्यों आएगा? यहाँ तो x की जगह 1 रख ही दिया है। तो ये m इधर चला जाएगा, m माइनस n बराबर कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो पहली तो इक्वेशन ये बन गई। तो सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। m-n कितना आ रहा है? -11 आ रहा है, ये तो नहीं होगा। m-n 6 में से 5 गया, एक ये हो सकता है। यहाँ -1 नहीं हो सकता, यहाँ -11 नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें m-n जो है वो 1 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा को विद्यार्थी, सॉरी, एक विद्या यार क्या पढ़ रहा हूँ मैं, नींद में हूँ भाई। एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। विद्यार्थी के 40 अंक आए और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 20 और आ जाते उसके तो पास हो जाता। 40 ऑलरेडी आए हुए, तो 60 अंक जो है उसके पासिंग मार्क्स हो गए, है ना। तो 60 अंक पासिंग मार्क्स हो गए, और पास होने के लिए चाहिए कितने? 40%। पूछा कुल प्राप्त अंक कितने। तो भाई देखो 40% चाहिए और अंकों में 60 चाहिए, तो यानी 60 जो है वो 40% की वैल्यू है। इंटू 100 कर दो, 100% की वैल्यू निकालनी है आपको। जीरो से जीरो खत्म, यहाँ पे 25 आया, 25 सिक्का 150। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, समान धनराशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 90 अधिक है। तो धनराशि क्या है ये बताना है आपको। एक निश्चित धनराशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, समान धनराशि यानी उतनी ही धनराशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 90 अधिक है। तो भाई राशि तो सेम है, तो सेम ही परसेंट निकालना मतलब सेम ही राशि पे निकालना पड़ेगा, तो राशि को भूल जाओ। ठीक है। देखो जब शुरुआत में 8% प्रति वर्ष ब्याज है और 3 वर्षों के लिए, तो 24% मिलेगा उस राशि का इसको। ठीक है। यहाँ पे कितना मिलेगा? 9% रेट है और 2 साल के लिए 18% मिलेगा। ठीक है। ये कह रहा है कि इस वाले में जो है ना, इससे दूसरे ईयर से ये जो है ना, ये 90 ज़्यादा है। ये 24 जो है ये 90 ज़्यादा है। अगर मैं ये देखूँ कि परसेंटेज कितना ज़्यादा मिल रहा है इसको, तो 6% ज़्यादा मिल रहा है ना ब्याज। तो इसमें इस वाले में 6% ज़्यादा मिल रहा है ना इससे, तो इस 6% की वैल्यू दे रखी है 90। खत्म काम। 1% की हो गई 90/6 इंटू 100% की क्या हो जाएगी? 6 कम 6, 6 पंजे 30, 1500 रुपये। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। प्रिंसिपल ही तो पूछा था आपसे। खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन। के किस मान के लिए संख्या इतने 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी? आपको पता है ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है। 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? कि सब का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 से जो विभाजित हो रहा है उसको काट दो। 7 और 2 9, खत्म। 5 और 4 9, खत्म। 3 में क्या जोड़ूं कि 9 आ जाए? 3 में 6 जोड़ूंगा तो 9 आ जाएगा, तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? कि आपको सबको जोड़ना है, 9 से भाग करना है, जब पूरा कट गया तो वो 9 से कट जाएगी संख्या। ठीक है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, आसान सा। 625, ये कितना हो जाएगा? 12 नहीं, 24 और 25 डिवाइड में तो उल्टा करके 2/25 कर दो इसको, है ना। 25/2 को उल्टा कर दिया, अब 2/25 इससे कितनी बार में जाएगा? 25 बार में जाएगा, और 25 दूनी 50 प्लस 36 × 10 कर, नहीं आगे डिवाइड भी है तो करना पड़ेगा। तो 100/0.5, तो एक जीरो हटा दो, यहाँ पे कर दो 5 दूनी 10, सॉरी 100 नहीं है ये 10 था। 10/0.5, तो एक जीरो हटा दिया, 5 दूनी 10, 20 आ गया यहाँ पे। इसकी जगह क्या आ गया? 20। तो 36 गुणा में 20 गुणा में 2। ठीक है।
ठीक है, तो 50 + 36 दूनी 72 इंटू 2 है कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, दो सत्ते 14। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब इसमें 50 और जोड़ना है, तो 1440 + 50 1490। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। यदि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर कर दी जाती है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल 75 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो आयत की लंबाई कितनी है? भाई देखो, इसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई की दुगनी है, यानी कि 2 × B है। ठीक है, अगर लंबाई 5 बढ़ा दी जाए, 5 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, जैसे -5, 5 5 5, 5 सेंटीमीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, तो B 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा, जो पहले आ रहा था, पहले कितना आएगा? L × 2B, सॉरी, L × B आएगा, है ना। और इसको आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, L को 2B भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 2B², तो जो एरिया आएगा वो 2B² से 75 ज़्यादा आएगा, है ना। यहाँ पे बी भी लिख सकते हो, यहाँ पे एल की जगह 2B लिख सकते हो, ऐसे, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ये तो बेसिक तरीका है, बाकी मैं ऐसे नहीं ही करूँगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। अब देखो, इसको सॉल्व कर लोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ऐसे कर लेना। बाकी मैं तो ऑप्शन से ही इसको करूँगा। ठीक है, मेरे को पता है लंबाई बराबर जो है वो चौड़ाई की दोगुनी है। तो अगर लंबाई 18 हो, ऑप्शन तो दे रखे हैं ना मैं, तो अगर लंबाई 18 होगी, अगर ये 18 है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? इसकी डबल है तो ये, एक सेकेंड, हाँ, डबल है तो ये 9 हो जाएगी चौड़ाई। अब इसका कितना हो जाएगा? 18 × 162, सॉरी 62 है ना, हाँ, 18 × 162। तो अब इतना हो गया, पहले कितना होगा? एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पहले का आ गया। अब उसने क्या कहा कि इसको 5 सेंटीमीटर कम कर दो तो ये 13 हो जाएगा, इंटू इसको 5 सेंटीमीटर बढ़ा दो तो ये 14 हो जाएगा। तो 14×3 = 42। कहीं से कहीं तक दो में से दो घटाएंगे तो एंड में 5 आ सकता है क्या? नहीं, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब दूसरे ऑप्शन को रखो जल्दी से। अगर ये 16 है तो ये कितना हो जाएगा? चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो 16 × 8 = 128। इसमें क्या करना है? 5 सेंटीमीटर कम करना है और इसमें 5 सेंटीमीटर बढ़ाना है। 8 × 5 = 13। तो 13 × 13, ठीक है, 13 × 13 और 1 14। तो इनका डिफरेंस कहीं से कहीं तक भी ये हो सकता है, 75 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो तीसरे ऑप्शन को पुट करो जल्दी से। ये 40 है और ये 20 हो जाएगा। इसमें 5 कम किया, इसमें 5 बढ़ाया, तो पहले कितना था? 4 दूनी 800। अब कितना हो जाएगा? 25 × 5 = 125। 75 76 77 और 10 87। तो ये पहले 800 था, अब 875, 75 एक्स्ट्रा आया नहीं आया? तो यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वो सेटिस्फाई करे। ऐसा ऑप्शन पुट करके 20 30 सेकंड में कर सकते थे आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी फैक्ट्री के कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है। यदि 12 कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है, तो कर्मचारियों की संख्या कितनी है? इसने कर्मचारियों का, सभी, किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों का भी दे रखा है, फिर 12 कर्मचारियों का दे रखा है और शेष कर्मचारियों का दे रखा है। जब ओवरऑल दे और अलग अलग डिवाइड करके दे तो आपको क्या लगाना है? एलिगेशन लगाना है। ठीक है, 12 कर्मचारी हैं जिनका औसत वेतन कितना है? 40,000, यानी कि 40K। ठीक है, शेष कर्मचारी, मैंने माना कि यहाँ पे एक्स कर्मचारी बचे जिनका औसत वेतन कितना है? 60 नहीं, 6,000, 6,000। ठीक है, तो कर्मचारी की कुल संख्या बतानी है आपको, और ओवरऑल कितना दे रखा है? 7,000। तो ओवरऑल है भाई 7,000। ठीक है, तो एलिगेशन लगा दो, इसमें से इस पे, इसमें से इस पे। तो इसमें से क्या कितने बचे? 33,000 बचे, और साथ में से क्या? 1,000 बचे। तो के से के खत्म, तो 1:33 आ गया। आप सबको पता है जो नीचे का रेशियो होता है वो इनके बराबर होता है, ऊपर के जो ये संख्या है ना इसके रेशियो के बराबर होगा। तो इस एक की वैल्यू तो 12 है, तो 33 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12×3 = 36, 12×3 = 36, 37 39। तो ऑप्शन नंबर 39। तो ये तो दे ही नहीं रखा, 396 पूछा गया इसने। तो कर्मचारियों की संख्या, अच्छा, कर्मचारियों की टोटल संख्या बतानी है, तो देखो यहाँ पे आ गया 396। ठीक है, और ये 12 है। 12 बंदों की 40,000 थी, 396 की 6,000 है। टोटल कर्मचारी कितने हैं? 396, ये 12, ये 6 2 8 8 9 और 1 10, 3 और 1 4, 408। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। टीपी और टीक्यू एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। टीपी और टीक्यू स्पर्श रेखाएं, ठीक है। एंगल टी 70 के बराबर एंगल एक्स, यानी कि ये आपको निकालना है। क्या दिक्कत है इसमें? तो आसान सवाल।
आसान है सवाल, कैसे आसान है? स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, आपको पता है। तो ये ट्रायंगल है, इसमें दो रेखाएं बराबर है, तो इसके एंगल भी दोनों बराबर होंगे, है ना, बराबर होंगे ना। ये 70 है। एक त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों के 180 डिग्री होता है, ये 70 है, तो इन दोनों का योग 110 आएगा। तो 110 को बराबर बराबर बांटेंगे तो 55 55 आ जाएगा, तो ये 55 हो जाएगा और ये भी 55 हो जाएगा। और आपको बताइए केंद्र है ओ सेंटर दिख रहा है ना आपको, ये ऐसे जा रहा है इससे, और ये स्पर्श रेखा का टचिंग पॉइंट है, तो ये 90 डिग्री होना चाहिए पूरा, है ना। और ये 90 डिग्री होगा, इसमें से 55 ही है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 70 80 90, तो 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। करण और अर्जुन 24 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। करण प्लस अर्जुन 24 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। करण अकेले 120 दिनों में कार्य कर सकता है। किसी कार्य को समाप्त करने के लिए अकेले अर्जुन कितने दिन लेगा? आसान सा सवाल। 120, 24 पंजे 120, तो 120 से कम, 24 पंजे 120, टोटल काम हो गया 120। बोला कि अर्जुन, तो करण 1 यूनिट काम करता है तो अर्जुन कितना करेगा? दोनों मिलके 5 कर रहे हैं, करण 1 कर रहा है तो अर्जुन 4 कर रहा होगा। एक सेकेंड, उल्टा लिख दिया मैंने। करण अगर 1 कर रहा है तो अर्जुन 4 कर रहा होगा। टोटल काम कितना? 120। 4 1 मिनट में मतलब 1 घंटे में 4 काम करता है, 1 दिन में 4 काम करता है, तो टोटल 30 दिन में पूरा काम कर देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब ये दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है, तो एक्स माइनस वाई बताना है कितना होगा। सबसे पहले ट्राई करेंगे वैल्यू पुट करने की। तो 6 कितना होता है? 2 तिया 6 होता है, या फिर 6 एकम 6 होता है। तो 2 और 3 से चेक करने की कोशिश करेंगे। तो 2 का क्यूब कितना होगा? 8, और 3 का क्यूब 27। ये 35 आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है, यानी कि मुझे पता चल गया एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, 2 और 3 है। तो एक्स माइनस वाई यानी कि बड़े में से छोटा घटा दो, 3 में से 2 घटा दो, तो कितना आ जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पाइप एक टंकी को अलग अलग क्रमशः इतने और इतने घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी पाइप प्रति मिनट 40 लीटर पानी निकाल सकता है। निकासी पाइप जो है वो 1 मिनट में 40 लीटर निकाल सकता है, इसने ये नहीं बताया कि कितने मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि तीनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। टंकी की धारिता कितनी है? कितना उसमें पानी है? अलग अलग एक दो टंक एक एक टंकी में दो पाइप है, ए और बी। एक 36 मिनट में भर सकता है, एक 45 मिनट में भर सकता है। और निकासी पाइप 1 मिनट में 40 लीटर खाली करता है भाई। 1 मिनट में 40 लीटर खाली करता है, तो टोटल कितनी देर में खाली करेगा ये नहीं पता ना। और क्या बोला है? यदि तीनों पाइप खोल दिए जाएं तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। अच्छा, तीनों पाइप खोल दिए तो ए प्लस बी और सी जो है वो निकासी पाइप है, तो माइनस सी मिलकर कितना काम करते हैं? टोटल कितना काम कर देते हैं, सॉरी, पूरा काम कितने देर में कर देते हैं? 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में काम कर देते हैं। अब हो जाएगा, है ना। तीनों पाइप खोल दिए जाएं तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है, यानी कि 60 मिनट में भर जाती है। तो अब निकाल लो इनका एलसीएम। तो 36 6 पंजे तक जाना पड़ेगा, 5 से 15 6 5 30 180। तीनों से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो 180 इसका एलसीएम हो गया 6 18, और 9 दूनी 18, तो 4 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 पंजे 30। ठीक है, तो भाई ए 5 काम करता है, बी 4 काम करता है, और तीनों मिलके 3 काम करते हैं। तो भाई ए 5 कर रहा है, ये 4 कर रहा है, तो 9 कर दे रहे हैं। अब ये सी 6 कर रहा होगा माइनस का, जब भी तो मिलके तीनों 3 काम कर पा रहे हैं। ये दोनों तो 9 काम कर रहे हैं, ये 6 बिगाड़ रहा होगा, तो इसलिए तीनों मिलके 3 ही काम कर पा रहे हैं बस। तो अब अगर हम देखें कि टोटल काम कितना 180 है, तो इसको ये कितने टाइम में कर सकता है सी, है ना। सी को देख लेते हैं, सी कितने टाइम में कर सकता है। तो मुझे ये पता है कि 1 मिनट में 40 करता है, तो टोटल काम कितने मिनट में कंप्लीट करेगा ये देख लेता हूँ मैं। तो ये -6 काम करता है 1 मिनट में, और इसको टोटल काम कितना करना है? 180 काम करना है, तो 6 दिया 18, तो ये 30 मिनट में पूरा काम कर देगा। ये इनकी एफिशिएंसी जिस हिसाब से दे रखी है, तो ये 30 मिनट में पूरा काम कर देगा, 30 मिनट में। और 1 मिनट में ये 40 लीटर खाली करता है, तो 1 मिनट में 40 करता है, तो 30 मिनट में कितना कर देगा? 4 या 12, 1200। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है बी ए सी के,
पी क्यू आर में पी क्यू इतना है, क्यू आर इतना है, ए बी सी में ए बी और ए सी इतना दे रखा है, क्यू आर बताना है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये तो रेशियो से ही हो जाना चाहिए। देखो दो ट्रायंगल ले लेते हैं इसमें, ठीक है, दो ट्रायंगल्स हैं। चलो भाई, ट्रायंगल्स बन गए। एक तो है पी क्यू आर, पी क्यू आर, और एक है बी ए सी। तो आपको पूरा ऐसे ही लिखना पड़ेगा जैसे आपने पी क्यू आर लिखा है ना, ऐसे बी ए सी लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसने बोला पी क्यू तो 7 है, क्यू आर 2x-1 है, एंगल ए बी ट्रायंगल ए बी सी में ए बी 14 है, और ए सी 3x+1 है। तो आपको क्या बताना है, क्यू आर का मान बताना है। तो आपको पता है जब सिमिलर होते हैं ट्रायंगल्स, तो सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, हर साइड का रेशियो बराबर होता है, रेशियो बराबर होता है। तो जो पी क्यू और बी ए का होगा या ए बी का रेशियो होगा, वही सेम रेशियो किसका होगा, क्यू आर और ए सी का होगा, है ना, सेम रेशियो होगा। बिल्कुल सही बात है। तो पी क्यू 7 है और ए बी 14 है, सेम रेशियो किसका होगा, इनका होगा। तो 2x-1 अपॉन में 3x+1 हो जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो इधर आ जाएगा 3x+1 बराबर बचेगा 2 दूनी 4x-2, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी भाई 3। और पूछा गया है क्यू आर का मान, तो क्यू आर कितना है ये, तो 3 दूनी 6, 6 में से गया 5, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 25% लाभ पर एक वस्तु बेचा। विष्णु 25% लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इसे 51 रुपये ज्यादा में बेचा होता तो उसे 28% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। बहुत आसान सवाल है भाई, 25% में बेच रहा है तो उसे कुछ लाभ हो रहा है, लेकिन जब वो 28% में बेचता है, यानी 3% बढ़ा देता है, तो उसका लाभ कितने रुपए बढ़ जाता है, 51 रुपये बढ़ जाता है। तो यानी 3% की वैल्यू 51 है। भाई जब वो 3% बढ़ाता है उसका रेट, तो 51 रुपये प्रॉफिट भी तो बढ़ जाता है, यानी 3% की वैल्यू कितनी है, 51 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17×51। और निकालना क्या है, क्रय मूल्य, तो 100% होता है क्रय मूल्य, 17×100, 1700, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया हुआ है। तो इसमें आप क्या करेंगे, 9/4, 3/2 हो जाएगा, ये भी 3/2 हो जाएगा। तो इनका क्या करो, बेस सेम कर दो। जैसे 9/4 है, इसको आप 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। और इसका क्या दे रखा है, x+3 दे रखा है, इंटू 27/8 को आप 2/3, सॉरी 3/2 की क्यूब लिख सकते हो ना इसको आप। और इसका क्या दे रखा है, ओवरऑल 6, ठीक है। बराबर दे रखा है 3/2 का 5x। आपको पता है बेस जब सेम होते हैं तो पावर्स बराबर होंगी, तो इंटू होगा इसमें। तो इंटू होने पर पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ओवरऑल पावर निकालो इसकी, कितनी हो जाएगी, 2x+6 प्लस 6×18 बराबर क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। पावर बराबर हो जाएंगी, ठीक है। ये 2x इधर गया तो कट गया, कितना बचा, 3x बचा। 3x बराबर कितना आ गया, 24। तो x बराबर कितना आ गया, 3×8 = 24। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। x का ही मान पूछा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में एक शहर की जनसंख्या क्रमशः इतने 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 की वृद्धि हुई। तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी हो गई तो शहर की प्रारंभिक जनसंख्या ज्ञात कीजिए। कुछ क्वेश्चन एक दो कैलकुलेशन वाले दे रखे हैं, इट मीन्स कि भाई थोड़े थोड़े एक दो क्वेश्चन कैलकुलेशन के भी आ रहे हैं सवाल में, ठीक है। पहले दूसरे तीसरे साल में इतने इतने परसेंट बढ़ा और तीसरे साल के अंत में इतना हो गया। तो मैं कहता हूँ पहले साल में एक्स जनसंख्या थी, अगले साल यानी पहले साल में वृद्धि कितनी हुई, 5% की। तो 5% क्या होता है, 1/20। तो जनसंख्या हो गई 21/20, 1/20 बढ़ गई, ठीक है। 2% यानी 1/50, तो 51 हो गई 50 से, ठीक है। फिर 6% यानी कि 3/50, यानी कि वो 53/50 हो गई, ठीक है। कुल मिला के 3 साल बाद हो कितनी गई, 56763, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अब इन सबको इधर ले जाओ मल्टीप्लाई में, 20, 50, ये कितना हो जाएगा, ऐसे लिख देता हूँ ना, 20×50×50। और ये नीचे आ जाएगा 21×51×53, ठीक है। तो कटेगा तो पूरा ही। तो अब एक बार काट देते हैं, 7 से काट के देखें, 7×3 = 21, 7×8 = 56, 7 एकम 7, 7 दूनी 63, ठीक है। ठीक है, 3 से काट दो, 3 दूनी 6,
3 21, 3 3 9, 2703। क्या इससे पूरा कट सकता है कि एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 3 एकम 3, 5 एकम 5, 3 5 15, 26, 3 10 7 2, बिल्कुल सही। 2703, बिल्कुल ये पूरा इससे कट गया। तो ये एक्स की वैल्यू ये वाली बची बस। 5 5 25 दूनी 50 के बाद 30, 50,000 जो थी वो जनसंख्या शुरुआत में थी। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, हल्की सी कैलकुलेशन थी, कुछ ज़्यादा इसमें था भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 4 घंटियां हैं जो इतने इतने सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, एक समय पर बजती हैं सभी घंटियां, तो कितने मिनट बाद वो फिर से बजेंगे। तो आप सबको पता है जो घंटियों वाला सवाल होता है इसमें क्या निकालते हैं आप, एलसीएम, कि एक साथ फिर से कब बजेंगे, इसके लिए आपको एलसीएम निकालना है। तो भाई 6, 8, 9 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या मैंने लिख ली, 2 पंजे 10। ठीक है, उसके बाद 9 इसमें है क्या, 9 नहीं है इसमें, 9 लिख दिया। 8 इसमें है क्या, 2 इसमें हैगा लेकिन 4 नहीं है तो मैंने 4 लिख दिया। 6 इसमें है क्या, 2 ये रहा और 3 यहाँ पे है, तो 6 तो इसमें ऑलरेडी है। तो ये हो गया इसका एलसीएम 360। तो तीनों घंटे दोबारा से 360 मिनट पर बजेंगे। तो मिनट, सॉरी 360 सेकंड पर बजेंगे, मिनट दे रखा है इसमें। तो इसको सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 से भाग करेंगे तो 6 6 36, 6 मिनट बाद वो तीनों चारों एक साथ बजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ट्रेनें जिनकी लंबाई इतने मीटर है एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक दूसरे को 6 सेकंड में पार करती हैं, दूसरी ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए यदि पहली ट्रेन की गति इतनी है। सिंपल सा सवाल है, जब दो ट्रेनें एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करने में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, अपनी लंबाई के बराबर। तो इनकी लंबाई कितनी है, टोटल मिला के 250 हो गई, है ना। और लंबाई के बराबर डिस्टेंस चलती है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती है एक दूसरे के, तो स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो एक की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, तो 70 से इसको बदल दो, किलोमीटर प्रति घंटा को बदल दो मीटर मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 18 35, 5 × 5 = 25, 5 × 16 17, 175/9। एक की तो 175/9 है, दूसरी ट्रेन की पता नहीं है, वही निकालनी है। तो एक्स मान लो आप इसको। ठीक है, ये एक्स मान लिया, बराबर कितने समय में पार कर दे रहा है, 6 सेकंड में पार कर दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब इसमें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9x आ जाएगा, और बटे में पूरे में 9 आ जाएगा। ठीक है, इस 9 को ऊपर भेज दो, नीचे वाले फ्रैक्शन को 9 को ऊपर भेज दिया इंटू में। इस 175 प्लस 9x को यहाँ भेज दो मल्टीप्लाई में, है ना। वहाँ पे डिवाइड में, तो डिवाइड में था यहाँ पे, तो यहाँ मल्टीप्लाई में भेज दिया। यहाँ 6 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में ला दो। तो 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, और यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो कितना हो जाएगा, 300 और 75, तो 375 ये हो गया, और यहाँ पे 175 इधर आ जाएगा माइनस में। तो कितना बचेगा, 200 बचेगा, और ये 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, तो डिवाइड कर देंगे, तो x बराबर आ गया 200/9 मीटर पर सेकंड, है ना। प्रति घंटा में दे रखी है इसकी दूसरी की स्पीड, तो मीटर पर सेकंड से, यानी छोटे से बड़े पे जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 5/18 की जगह 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 चौक 20 40, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6 पुरुष और 7 महिलाएं 10 दिनों में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं, देखो 6 पुरुष यानी 6 मेल प्लस 7 फीमेल 10 दिनों में इस काम को कर सकते हैं, और साथ ही 9 पुरुष 15 महिलाएं 5 दिन में उसी दीवार को बना सकते हैं, यानी कि सेम काम 9 मेल प्लस 15 फीमेल सेम काम कितने दिन में कर सकते हैं, 5 दिन में कर सकते हैं। तो 18 पुरुष 12 महिलाएं समान काम को करने में कितने दिन लेंगे। देखो इसको काटो, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12m प्लस 7 दूनी 14 बराबर 9m प्लस 15f। ठीक है, तो ये 14f इधर जाएगा, तो यहाँ पे खाली f बचेगा। ठीक है, ये 14f खत्म, माइनस हो गया इधर, ये 9m इधर आ गया माइनस में। तो कितना बचा, 9 3 12, 3m बराबर 1f। तो m की एफिशिएंसी आ गई 1 और f की एफिशिएंसी आ गई 3। तो आदमी एक काम करता है तो फीमेल 3 काम करती है। ठीक है, ठीक है, टोटल वर्क निकाल लेते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा ये देख लो, यहाँ पे m की जगह 1 रख दो और f की जगह 3 रख दो। ठीक है, तो 3 7 21 और 6 27 दूनी, सॉरी 27 और इंटू 10, तो 270 टोटल काम आ गया। ये टोटल काम है ना ये वाला, 270 टोटल काम आ गया। अब इसने क्या बोला, 18 पुरुष, तो 18 पुरुष, एक पुरुष एक काम करता है तो 18 पुरुष 18 काम कर देंगे, प्लस 12 महिलाएं, तो एक महिला 3 काम करती है तो 12 महिलाएं 36 काम कर देंगी।
कितने दिन में काम को करेंगे, तो भाई टोटल काम कितना कर रहे हैं ये लोग मिलके, तो ये 18 दूनी 36, 18 3 54। ठीक है, टोटल ये लोग मिलके 54 काम कर रहे हैं, और काम कितना करना है, 270 काम करना है। तो देखें 27 से कम 27 दूनी 54, 2 5 10, 5 दिन में पूरा काम कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कीर्ति धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को 24 घंटे में पार कर सकती है। समान दूरी को तय करते हुए वापस 36 घंटे में आ सकती है। यदि धारा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बह रही है तो स्थिर जल में कीर्ति की गति ज्ञात कीजिए। क्या बात है कीर्ति जी, कमाल कर दिया आपने। कीर्ति धा कीर्ति धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को 24 घंटे में तय कर सकती है। ठीक है, धारा की दिशा में निश्चित दूरी है, तो मैंने माना कि डिस्टेंस कितना है, डी मान लेते हैं डिस्टेंस को, अपॉन में धारा की दिशा में, तो एक्स प्लस वाई। कितने घंटे में पार कर सकते हैं, 24 घंटे में, है ना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम होता है, 24 घंटे में कर सकते हैं इस काम को। ठीक है, दूसरा काम समान दूरी यानी कि डी को ही 36 घंटे में वापस आ सकते हैं, यानी कि जब एक डाउनस्ट्रीम जा रही है तो अपस्ट्रीम वापस आएंगे ना, धारा के प्रतिकूल अनुकूल जा रही हैं तो वापस आते वक्त तो वो प्रतिकूल हो जाएगी ना, यानी एक्स माइनस वाई से जाती हैं, आती हैं वापस तो 36 घंटे में यहाँ पहुँच जाती हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या बताना है, और यहाँ पे वाई क्या दे रखा है आपको, धारा की गति दे रखी है 12, तो यहाँ पे 12 लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे भी 12 लिखना पड़ेगा वाई की, यानी कि धारा की गति दे रखी है 12। ठीक है, जल में कीर्ति की गति बतानी है तो एक्स बताना है। तो देखो भाई ये एक्स प्लस 12 यहाँ पे डिवाइड में अगर मैं यहाँ पे ले जाऊँ एक्स प्लस 12 तो इंटू में हो जाएगा, यहाँ से खत्म। सेम यहाँ से एक्स माइनस 12 को मैं यहाँ पे ले जाऊँगा, इंटू में हो जाएगा। यहाँ पे डी और डी है, बराबर है, तो इन दोनों वैल्यूज़ का मान बराबर होगा, डी बराबर ही है, डी बराबर ही है, तो इनको कंपेयर कर दो आपस में। ठीक है, यहाँ पे लिख दो 24 इंटू एक्स प्लस 12 बराबर ये। ठीक है, कंपेयर कर दिया, बिल्कुल कर दिया। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 24 बराबर 3x माइनस 36। ठीक है, ये 2x इधर आएगा तो यहाँ x बचेगा, ये 36 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार मैदान के 3 तरफ से बाड़ लगाया जाना है और 20 फुट की एक भुजा खुला रखना है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 680 वर्ग मीटर है तो कितने फीट बाड़ लगाने की आवश्यकता है। देखो एक आयताकार मैदान है, ठीक है, ये मैदान है आयताकार। ठीक है, अच्छा इसको आज अलग कलर से बना लेते हैं ना, कलर कलर चेंज करते हैं, ये वाला। ठीक है, अब बनाते हैं, अब सही है। ठीक है, एक आयताकार मैदान है, उसने बोला कि 20 फुट वाली एक भुजा को खुला रखना है और क्षेत्रफल इतना है, तो कितने फीट बाड़ लगाने हैं। देखो कोई एक भुजा है जो 20 फीट की है, तो मैं कोई भी एक भुजा को 20 फुट मान लेता हूँ, या तो लंबाई या चौड़ाई कोई एक 20 फीट की होगी। ठीक है, जिसको वो खुला रखेंगे, तो मुझे एक भुजा दे रखी है 20 फीट, ये दे नहीं रखी तो मैं एल मान लेता हूँ उसको, तो एल इंटू बी दे रखा है आपको 680, एरिया दे रखा है, तो एल बराबर कितनी आ जाएगी, अपन में 20, 3 2 3 6 2 चौक 8, तो लेंथ आ गई आपकी 34। ठीक है, सिंपल, एरिया दे रखा था आपको। अब वो कह रहा है एक भुजा को खाली रखना है, यानी इस वाली को खाली रखना है, इधर नहीं लगानी बाढ़, तो इधर लगानी है प्लस इधर लगानी है, तो कितनी फीट लगानी पड़ेगी, 68 और 20, 78 10 88। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। खत्म काम, इतना सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 संख्याओं का औसत 48 है, प्रत्येक संख्या में 11 की वृद्धि होती है, तो नया औसत क्या होगा। देखो जो जो चीज़ मैंने आपको बताया, जो चीज़ प्रत्येक संख्या के साथ की जाएगी, प्रत्येक संख्या के साथ जो चीज़ की जाएगी वो सेम चीज़ किसके साथ होगी, एवरेज के साथ भी होगी। तो प्रत्येक संख्या में 11 की वृद्धि की जा रही, तो एवरेज में भी 11 की वृद्धि हो जाएगी। 8 और 1 9, 4 1 5, 59। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए मैथ्स खत्म, हमारी मैथ्स में सारे अटेम्प्ट कर दिए, बिल्कुल कर दिए। अब रीजनिंग को देख लेते हैं जल्दी से। बिंदु ए से राजू ने दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा की, तो दक्षिण ये ए से दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर दाएं मुड़ जाता है तो दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर की यात्रा की। फिर वह उसके बाद वह दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर, अगेन दाएं मुड़ा और इसके सामने आ गया जस्ट 5 किलोमीटर। अंत में वह बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर, तो बाएं मुड़ा इधर 5 किलोमीटर चला गया। ए से कितनी दूर है, तो ए से भाई 2 तो ये हो गया और 5 ये हो गया, तो 7 किलोमीटर दूर है। ऑप्शन नंबर
बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निश्चित भाषा में इसको ये लिखा जाता है, ये सब डाइट देखो कि पूछा क्या है। हैवी गुड को क्या लिखा जाता है ये बताना है आपको। तो हैवी गुड कहाँ पे, हैवी कहाँ पे, हैवी यहाँ पे है, गुड यहाँ पे है। हैवी गुड यहाँ पे भी है, और कहाँ पे है, हैवी यहाँ पे है, गुड यहाँ पे भी है। तो देखो हैवी यहाँ पे है केवल, और हैवी यहाँ पे है। तो इन दोनों में और कुछ कॉमन है क्या? देखो वेट यहाँ पे है क्या? नहीं। लिफ्ट यहाँ पे है क्या? नहीं। ह्यूमन यहाँ पे है क्या? नहीं। तो केवल हैवी हैवी कॉमन है इसमें। तो इसमें और इसमें एक ही चीज़ कॉमन होगी। तो 6 इसमें है नहीं, 8 इसमें है, 8 इसमें है, तो बिल्कुल सही। यानी हैवी का तो मुझे पता चल गया कि 8 होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। ठीक है। अब क्या करना है आपको? गुड का देखना है, गुड है ना, गुड आर मल्टीपल। तो गुड के लिए इनमें से एक कोड होगा। अब देखो यहाँ पे 7 तो इसका कोड हो ही नहीं सकता, 8 के साथ 7 हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुड के लिए इसमें है ही नहीं कोड वो 7। 6 इसमें है तो 6 इसका हो सकता है। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक ऑप्शन करेक्ट आंसर है, खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? ये सब है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए प्लस बी का मतलब क्या है? ए बी की बहन है। तो ए जो है वो बहन है किसकी? बी की। ठीक है। बी माइनस सी का मतलब ए बी का भाई है, तो ये ए जो है वो भाई है किसका? सी का। इस डिवाइड का मतलब ए बी की पत्नी है, तो ये पत्नी है किसकी? डी की। ठीक है। ठीक है। डी इंटू ई का मतलब क्या? ए बी का पिता है, तो डी पिता है किसका? ई का। ठीक है। ई माइनस एफ का, ए बी का भाई है, तो ये भाई है किसका? एफ का। ठीक है। सही नहीं है बताना है। तो सी एफ की माता है, तो सी एफ की माता है, बिल्कुल सही है। ई बी का भाई है, तो ई बी का भाई है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, तो सेकंड वाला जो है वो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 15, 25, 45, 85 ये सब में देखना है आपको। तो 15 से 25 में कितना हो गया? 20, सॉरी 10। यहाँ से यहाँ पे 20 हो गया, +10 +20। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 40, 40, तो ये 40 हो गया। 40, 40, 80 हो गया ना, 40 इसमें प्लस हो गया, इसमें 80 प्लस हो गया। तो आपको सीरीज दिख गई ना, 10, 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160। तो अब इसमें 160 प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 16 दूनी 32, 325। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। डबल कर करके प्लस कर दे रहा है बस। ये रेशियो ये बताना है कितना हो सकता है यहाँ पे। पहली बात तो ये कि 62 में से 32 घटाया तो ये आया, तो इसमें से 32 घटाएंगे तो आ सकता है क्या? 52 इसमें नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसका हाफ करा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, और इसमें से -1 कर दिया, 30 आ गया। हाफ करके -1 कर दिया, इसका हाफ करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, -1 करेंगे तो 41 आ जाएगा। लो, खत्म। ठीक है। इसने हाफ करके -1 किया, इसने हाफ करके -1 किया, तो 41 आ गया। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए इसमें? देखो भाई, सबसे पहले डिवाइड को चेक कर लिया करो कि डिवाइड कंप्लीट हो पाएगा या नहीं। तो माइनस की जगह इंटू, इंटू की जगह माइनस रख दिया, और माइनस की जगह इंटू रख दिया, तो 9/15 कंप्लीटली डिविजिबल हो पाएगा क्या? नहीं, तो इसको मत रखो, ऑप्शन को पुट मत करो। ठीक है। ठीक है। सेकंड देखो, प्लस और माइनस। तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अब हो सकता है क्या ये? 3 3 9, 3 5 15, अब भी नहीं हो सकता है। तो जब कंप्लीटली डिवाइड ना हो तब तक उसको सेट पुट मत करो जहाँ पे कंप्लीटली डिवाइड ना हो। तीसरे ऑप्शन को देखो, प्लस और इंटू। तो इंटू की जगह प्लस, और प्लस की जगह इंटू, तो हो जाएगा 15 दूनी 30, बिल्कुल हो जाएगा। तो 8 + 9/15 इंटू 30 -5। 15 दूनी 30, 9 दूनी 18, 18, 20 और 26 में से 5 गया, 21 बचेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन देखो, डिवाइड और माइनस, तो माइनस डिवाइड की जगह आ जाएगा, डिवाइड और डिवाइड की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस की जगह डिवाइड आ जाएगा। तो 8 ने 72 -15 प्लस 5 इंक 30, 6 आ गया। तो 15 में से 6 गए तो कितने बचे? 9 बचे। तो 72 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 62 और 1 63। ठीक है। तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो भाई, फर्स्ट से फर्स्ट का कनेक्शन देखो, फिर फर्स्ट से लास्ट का देखना। तो RST, तो RST हो गया, तो EFG आना चाहिए, और एक ही ऑप्शन में जी है। लो, खत्म काम।
RST +2 EFG, तो +2 होगा तो एक ही ऑप्शन में लो। केदार अपने घर से चलता है और साइकिल द्वारा दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर चलता है, तो भाई यहाँ से दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर चल गया वो, ठीक है। बस अड्डे पे पहुंच गया, तो ये क्या है, बस अड्डा, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है, तो दाएं बाएं मुड़ा और 15 15 किलोमीटर चला। फिर से वो बाएं मुड़ा और 25 किलोमीटर, यानी कि इसके जस्ट सामने आ गया, ठीक है। वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है, अब बताओ यार, ये आपको पता नहीं है यहाँ से यहाँ कितनी दूर है, 15 किलोमीटर है। तो बहुत आसान सवाल हो गया ना डायरेक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना ई ए से किस प्रकार संबंधित है। ई और ए पूरा निकालना पड़ेगा आपको यहाँ तक, ठीक है। तो ए स्टार बी का मतलब क्या, बी ए का पुत्र है, तो यानी बी पुत्र है किसका, ए का। प्लस का मतलब क्या, बी ए का पिता है, तो यहाँ पे बी क्या है, सी बी का पिता है, तो सी जो है वो पिता हुआ, तो ए जो है वो माता हुई, ठीक है। एट द रेट का मतलब बी ए का भाई है, तो डी भाई है किसका, सी का, ठीक है। माइनस का मतलब क्या, बी ए की माता है, तो ई जो है वो माता है डी की, तो ई जो है वो माता है डी की, ठीक है। तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ए के पति की माता, यानी कि उनकी सासू मैया। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति ABCDEFG एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, डी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, तो भाई डी है कोई, डी के बाईं ओर 3 है, तो 1 2 3, 3 व्यक्ति हैं टोटल, ठीक है। डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो हो सकता है या तो ए यहाँ बैठा हो या हो सकता है इधर बैठा हो, तो दो सिचुएशन बना लेते हैं। तो डी यहाँ पे, तो हो सकता है यहाँ ए बैठा हो, तभी तो इनके बीच में 2 व्यक्ति बैठेंगे, ठीक है। बी सी के दाईं ओर से 5वें स्थान पर है, बी और सी दिख रहे हैं नहीं। जी ई के निकटतम दाएं हैं, जी और ई का, जी ए के, जी ई के निकटतम दाएं, जी और ई नहीं दिख रहा, तो कैसे होगा भाई ये। बी सी के दाईं ओर से 5वें स्थान पर है। अच्छा, टोटल कितने, 7 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। सी के दाईं ओर से 5वें स्थान पर, तो अगर सी यहाँ बैठेगा तो 1 2 3 4 5, तो ये बी यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और तो कोई सेटिस्फाई नहीं हो सकती, यही क्वेश्चन बन सकते हैं इनकी, ठीक है। क्योंकि सी यहाँ बैठेगा तो ये बाहर चला जाएगा, तो बाहर तो जा नहीं सकता बी, तो बी जो है वो सी के दाईं ओर से 1 2 3 4 5वें स्थान पर आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे तो वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, यहाँ पे कहाँ बैठा हूँ, नहीं बैठ पाएगा। जी ई के निकटतम दाएं हैं, जी ई के निकटतम दाएं हैं, पता नहीं कहाँ है। अच्छा, निकटतम दाएं हैं ई के, और ए के बाईं ओर है, तो जी ई के निकटतम दाएं हैं, ठीक है। सबसे दाईं ओर कौन बैठा है, ए बैठा है ना, खत्म काम, और क्या ही निकालना है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने अक्षर हैं, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके जिनमें से प्रत्येक के पहले एक प्रतीक उसके बाद एक संख्या। अक्षर के पहले प्रतीक बाद में संख्या, प्रतीक और संख्या। प्रतीक संख्या 1, प्रतीक संख्या 2, अक्षर के पहले प्रतीक और संख्या, प्रतीक संख्या 3, प्रतीक संख्या 4, ठीक है। 4 ही दिख रहे हैं ना, और तो कहीं नहीं है कुछ। प्रतीक है पहले, उसके बाद संख्या, प्रतीक संख्या, प्रतीक संख्या, प्रतीक नहीं, प्रतीक संख्या, प्रतीक संख्या, बस। तो ये 4 पेयर है, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न ब्रांड के 6 कलम इतने इतने, ये सब डिब्बे, एक डिब्बे में रख, एक डिब्बे के ऊपर एक रखे गए हैं। अच्छा, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, डिब्बे एक के ऊपर एक रखे गए हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में, ठीक है। P1 को ऊपर से तीसरे स्थान पर रखा गया, तो 1 2 और तीसरे स्थान पे कौन है, P1 है, ठीक है। U6 को, अब देखो ऊपर से तीसरा स्थान ये है, तो टोटल कितने, 6 है ना, तो 3 4 5 6, ये हो जाएंगे 6, ठीक है। U6 के ठीक नीचे रखा गया है, P1 को ऊपर से तीसरे स्थान पर, और U6 के ठीक नीचे, यानी कि यहाँ पे U6 होगा, ठीक है, इसके ठीक नीचे रखा गया, ठीक है। P1 और Q2 के बीच केवल 2 डिब्बे रखे हैं, P1 और Q2, तो यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो Q2 यहाँ पे आएगा, और इनके बीच में केवल 2 डिब्बे रखे हैं, ठीक है। R3 और T5 के बीच में 2 डब्बे रखे हैं, R3 और T5,
तो या तो R3 यहाँ आएगा, T5 यहाँ आएगा, या R3 यहाँ आएगा, T5 यहाँ पे आएगा। ठीक है, R3 को T5 के नीचे रखा गया तो T5 यहाँ पे होगा और R3 यहाँ पे होगा, सिंपल। इनके बीच में दो डिब्बे रखे गए हैं। ठीक है, T5 और TQ के बीच कितने कलम के डिब्बे रखे गए हैं? T5 और Q2 के। तो Q2 यहाँ पे है, T5 यहाँ पे, तो 1 2 3 4 रखे गए। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑड वन आउट छाटना है आपको, तो अगेन सबसे पहले आप लास्ट वाले पेड़ को चेक करिए। ए से डब्ल्यू पे मत जाइए, डब्ल्यू से ए पर जाइए। WXYZA +4MNOPQRS +6 Z से DZ ABCD +4QRSTU +4, सब में +4 है, बस इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा प्लस कर दिया, तो ये ऑड वन आउट हो गया। चलिए, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा आपको बताना है। तो आसान सी सीरीज लग रही है, तो प्लस कर दो, +7। ठीक है, प्लस कितना हो रहा है? 6 5 11 +11। ठीक है, प्लस कितना हो रहा है? 13। ठीक है, 20 30 +17। ठीक है, 46 56 +19 हो गया। ठीक है, 65 75 +23 हो गया। ठीक है, 7 11 13 17 19 23। आपको क्या इसमें दिख रहा है? एक चीज़ दिख रही है आपको कि ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्या हैं। तो 23 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 24 25 26 27 28 29, तो 29 हो जाएगी अभाज्य संख्या, तो अब इसमें 29 ऐड हो जाएगा। तो 9 8 17, 7 2 9 और 1 10, 207। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरी कक्षा के सभी छात्र एक पंक्तियां बैठे हैं। रवि आगे से किस स्थान पर है? तो आगे से 21 पर कौन है? रवि जी हैं। ठीक है, वरुण पीछे से 14वें स्थान पर है, तो ये पीछे से कौन से पे है? 14th प्लेस पे कौन? वरुण। ठीक है, रवि और वरुण के बीच 13 बच्चे हैं, इनके बीच में भाई 13 बच्चे हैं। छात्रों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? ये बेसिक बहुत आसान सवाल दे दिया। इनके बीच में 3 है, यहाँ से यहाँ तक 21 है, यहाँ से यहाँ तक 13 है, यहाँ से यहाँ तक 14 है। टोटल कितने हो जाएंगे? 4 3 7 और 1 8, 2 3 4, तो 48 बच्चे हो जाएंगे टोटल। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ बेंच ऑटो हैं, तो ये बेंच है, कुछ इसमें से क्या है? ऑटो है। सभी बक्से ऑटो हैं, तो ये बेंच है। सभी बक्से ऑटो हैं, तो BX। सभी बक्से ऑटो हैं। सभी पेन बेंच हैं, तो सारे पेन किसके अंदर आ जाएंगे? इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, कुछ बेंच बक्से हैं, कुछ बेंच बक्से हैं, डायरेक्ट कनेक्शन है कि नहीं? कोई भी पेन ऑटो नहीं है, तो देखो सारी पॉजिटिव है, बस पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। कुछ बक्से बेंच है, तो कुछ बक्से बेंच है क्या? बिल्कुल गलत है, कंफर्म नहीं कह सकते 100%, तो सारे ही गलत हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब बैठे एक इमारत की अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। सबसे निचली मंजिल 1 और ऐसे करके कितने में 6 हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, T और W के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, T सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है। ठीक है, ना तो U ना ही V सबसे निचली मंजिल पर रहते हैं। ठीक है, केवल एक व्यक्ति S के ऊपर रहता है, तो यहाँ पे S बैठा होगा, इसके ऊपर केवल एक व्यक्ति रहता है। ठीक है, U T के ठीक नीचे और V के ठीक ऊपर रहता है। 2 पर कौन रहता है? अगेन रीड करो। T और W के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं, T सबसे ऊपर नहीं रहता, तो T यहाँ नहीं रहता, तो या तो T यहाँ हो सकता है, तो W यहाँ आ जाएगा, या फिर W यहाँ है तो T यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ना तो U और ना ही V सबसे निचली मंजिल पर रहते हैं। ठीक है, केवल एक व्यक्ति S के ऊपर रहता है। ठीक है, U T के ठीक नीचे रहता है, T के ठीक नीचे U आएगा, तो T यहाँ तो नहीं हो सकता, तो T यहाँ बैठेगा। U T के ठीक नीचे आ जाएगा, तो U यहाँ आ जाएगा और W यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि T और W के बीच में 2 व्यक्ति हैं। U T के ठीक नीचे और V के ठीक ऊपर रहता है, तो V यहाँ पे आ जाएगा। पूछा गया 2 पर कौन रहता है? 2 पे आ गया हमारे V भाई साहब। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई यहाँ पे बताना है आपको क्या सीन है इनका, देखो। JK, ठीक है, तो K के बाद N आए, KLMN +3, NOPQR +3, RSTUV, तो V आएगा, सब में V आ रहा है, उसके बाद V के बाद W आएगा, तो ये ऑप्शन दोनों खत्म। ठीक है, यहाँ पे 221 है, यहाँ पे
421 है, यानी कि 200 प्लस कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 200 प्लस नहीं किया है। तो जे और के से हो सकता है, जे और के से बन रहा हो 221, तो जे और के कितना है, जे 10 होता है, के कितना होता है, 11 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई भी करूँगा तो भी 110 आएगा, और यहाँ 221 बनाना है, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? तो 110 में 111 जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये 221 बन जाएगा, यानी कि जो इनका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है उससे अगला जोड़ दिया मैंने। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं हो सकता है क्या। एन होता है 14, ओ होता है 15, 15 चौका 60, 15 का 15, 5 20 और 1 21, इसमें इससे अगला 211 जोड़ दिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही। ये आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, इससे आप ऐसे सवालों में भी आप बहुत जल्दी टैकल कर पाओगे। ठीक है, तो भाई इसमें देखें, इसमें भी ऐसे ही हो रहा है, आर और एस, तो आर और एस कितना होता है, आर और एस 19, 18 निम्मा 162, 18 एकम 18, 20 4 24 और 10 34, 342 में 343 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 2 5 8 6। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। यानी कि पहली चीज़ तो ये खत्म हो गया, क्यू वी डब्ल्यू वी डब्ल्यू। अब इनको जोड़ेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन करके उसमें अगली संख्या जोड़नी है, तो वी कितना है, वी और डब्ल्यू। तो 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 और 4 50, 46 और 4 50। अब इसमें इससे अगली संख्या जोड़ देंगे, तो 7 6 13, 5 5 10। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा सवाल था भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 343 और 64, तो ये 7 का क्यूब रेशियो 8 का स्क्वायर, ये है आपका 8 का क्यूब, तो एक ज़्यादा यानी कि 9 का स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ पे 9 का स्क्वायर नहीं है। हम्म, ठीक है, ये 7 का क्यूब है और ये 64 क्यूब हो सकता है क्या, 4 चौक 16 चौका 64, 7 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, है ना। तो इनके बीच डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 8 का क्यूब दे रखा है, तो डिफरेंस 3 का रखेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 25, 125 हो जाएगा। 7 का क्यूब प्लस 3 कम कर दिया इसमें, फिर 8 का क्यूब मैंने 3 कम कर दिया, 5 आ गया, 5 का क्यूब 125। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए पहले फर्स्ट सीरीज को देखेंगे फिर आगे आगे बढ़ेंगे। डी से जी, डी ई एफ जी प्लस 3, जी एच आई जे प्लस 3, जे के एल एम प्लस 3, प्लस 3 हो रहा है सब में ऐसे फर्स्ट सीरीज में, तो एम एन ओ पी, तो पी आ जाएगा, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, अब सेकंड में देखो, डब्ल्यू से टी, टी यू वी डब्ल्यू, उल्टा जा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला देख लेता हूँ, क्योंकि ये सीधी जा रही है सीरीज। जब उल्टा करते हैं ना, माइनस करते हैं तो दिक्कत होती है, प्लस में आसानी होती है। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, तो एंड में क्यू आएगा, ये ऑप्शन भी खत्म, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला इसने, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, और इसको क्या लिखा जाएगा, आई लाइक ऑल फ्रूट्स, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं इन नंबर से ही संबंधित है। देखो ताज में 3 अक्षर है, तो ये 3 लिख दिया, इसमें 2 अक्षर है तो 2 लिख दिया, इसमें 2 अक्षर है 2, इसमें 4 है तो 4, 4 अक्षर 2 अक्षर 4 अक्षर, और ये 5 अक्षर, तो जितने अक्षर हैं उतना ही उसने वैल्यू दे दी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 अक्षर है, यहाँ पे 3 अक्षर है, और यहाँ पे 2 4 6, तो 1 4 3 6। ऑप्शन नंबर, समझ पाए बात को, जैसे ही मैंने देखा कि इसमें कुछ कॉमन नहीं है, आई लाइक ऑल फ्रूट्स में से यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा ना इसमें कॉमन, इट मीन्स कि यहीं पे इसका, यहीं पे मामला खत्म कर दिया है, यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑड वन आउट चार्ट, ऑड वन आउट कह रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क पे क्या है कि अब आपको बताना है। तो फर्स्ट से फर्स्ट का लिंक देखो पहले, ए से जी, ए से जी तो +6 हो रहा है, ठीक है। जेड से एफ तो +6 हो रहा है, ठीक है। डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी +6 हो रहा है, सब में +6 हो रहा है, तो +6 कर दो। एल कितना होता है, 12 में +6 करेंगे तो 18 आ जाएगा, और 18 क्या होता है, आर एस टी, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म। इसमें +6 करेंगे कितना आएगा, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो ये ऑप्शन भी खत्म, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लस माइनस को बदलना है और इंटू और डिवाइड को बदलना है, तो बताना है यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, तो इंटू की जगह यहाँ डिवाइड कर दो, तो 5 चौक 20, और डिवाइड की जगह इंटू,
तो 5 और 4 आ जाएगा, 4 5 20 आ गया। ठीक है, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, तो 25 में 3 गया 22। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी हेलीकॉप्टर वाहक हैं, कुछ मोटरसाइकिल वाहक हैं। ठीक है, सारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये क्या है, वाहक हैं। कुछ मोटरसाइकिल वाहक हैं, तो इसमें से कुछ मोटरसाइकिल वाहक हैं। ठीक है, सभी हेलीकॉप्टर मोटरसाइकिल हैं, तो सारे हेलीकॉप्टर मोटरसाइकिल हैं क्या, बिल्कुल गलत। कुछ मोटरसाइकिल हेलीकॉप्टर हैं क्या, कुछ मोटरसाइकिल हेलीकॉप्टर हैं क्या, बिल्कुल, ये भी 100% नहीं कह सकते आप। ठीक है, तो दोनों ही गलत होंगे। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCDEFG में से प्रत्येक की सोमवार से शुक्रवार होने वाले और उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले, सोमवार से शुक्रवार कह रहा हूँ यार, सोमवार से शुरू होने वाले उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिन परीक्षा है। तो कोई किसी की परीक्षा सोमवार से शुरू होती है, फिर वो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रविवार तक खत्म होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 बच्चे हैं ना। ठीक है, ए की परीक्षा बुधवार को, तो ए की परीक्षा बुधवार को। ठीक है, ए और बी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, तो हो सकता है बी यहाँ हो या 1 2 बी यहाँ पे हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डी की परीक्षा बी के ठीक पहले दिन है, तो बी के ठीक पहले, यहाँ से तो पहले जा नहीं सकता, तो बी यहाँ नहीं होगा, ये तय है कि बी यहाँ पे होगा। और डी की परीक्षा बी के ठीक पहले है, तो बी के ठीक पहले डी की परीक्षा आ गई। ठीक है, एफ और बी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, तो एफ और बी के बीच, तो एफ यहाँ तो आ नहीं सकता, तो यहाँ आ जाएगा एफ, और इनके बीच में एक व्यक्ति की परीक्षा है। ठीक है, जी की परीक्षा ए के पहले किसी एक दिन लेकिन सी के बाद होगी, तो जी ए के पहले और सी के बाद, तो सी के बाद और ए के पहले आ गया जी यहाँ पे। जी की परीक्षा किस दिन है, तो मंगलवार को है भाई, लो मंगल हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 दर्जी हैं ये सब, गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्रोन्मुख बैठे हैं, यानी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो भाई बैठा दो इनको सेंटर में, सॉरी सेंटर कह हूँ, सर्कल में। 6 लोग हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, T2 भाई वाह, T2 जी आ गए यहाँ पे, T2 मलाई चावल वाले आ गए भाई। T2 T2 T1 के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, T1 के दाएं से 1 2 दूसरे स्थान पर बैठ गया। ठीक है, T5 T3 के निकटस्थ दाएं बैठा है, T5 T3 के पास दाएं बैठा, तो T3 अगर यहाँ होता तो T5 यहाँ आ जाता नहीं, T3 अगर यहाँ होता तो T5 यहाँ आ जाता नहीं, T3 यहाँ होता तो T5 यहाँ आ जाता, T3 यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है। ठीक है, T5 T3 के निकटस्थ दाएं बैठा, तो इन दोनों सिचुएशन में T3 बैठ सकता है। ठीक है, T3 और T4 एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं, सम्मुख मतलब आमने सामने मुंह करके बैठे हैं, तो T3 यहाँ पे है, इसके सम्मुख तो T1 आ जाएगा, इट मीन्स कि T3 यहाँ पे आएगा, और इसके सम्मुख कौन है, T4 है। ठीक है, और T3 के निकटस्थ दाएं कौन था, T5 था। ठीक है, 4 विकल्प में से एक ही तर्क का अनुसरण करते हैं, उस तर्क का पालन कौन नहीं करता, ये आपको बताना है। तो 4 या विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें आपको बताना है कोई एक अलग तरीके से लिखा हुआ है। देखो T2 और T3, T2 और T3 का संबंध क्या है, इनके बीच में एक व्यक्ति है। ठीक है, T4 और T6, T4 और T6 कहाँ है, कहीं नहीं है, तो यहाँ पे होगा T6। इनके बीच में भी एक व्यक्ति है, T6 और 5, 6 और 5 के बीच में भी एक व्यक्ति है, 1 और 3, 1 और 3 के बीच में भी एक व्यक्ति है। तो क्या हो सकता है, दाएं बाएं का कॉन्सेप्ट लगा लो, 2 और 3, 2 के दाएं की साइड है 3 2, T2 के दाएं से दूसरी तरफ है T3, T4 के दाएं से दूसरी तरफ है T6, बिल्कुल सही, T6 के दाएं से दूसरी तरफ है T5, बिल्कुल ठीक, T1 के दाएं से दूसरी तरफ T3 नहीं है, T1 के बाएं से दूसरी तरफ T3 है, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। बहुत अच्छा सवाल था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने कि समूह में बाएं से दाएं कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक विषम संख्या और ठीक पहले एक सम, पहले सम बाद में विषम, और अक्षर देखना, पहले सम बाद में विषम, तो पहले सम बाद में विषम, पहले सम बाद में विषम, पहले सम बाद में विषम, अक्षर पहले सम बाद में विषम, पहले सम बाद में विषम, पहले सम बाद में विषम। ठीक है, पहले सम बाद में विषम, पहले सम बाद में विषम,
ठीक है, पहले सम बाद में विषम, पहले सम बाद में विषम। नहीं। ठीक है, और है क्या? पहले सम बाद में विषम, 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 पहले सम बाद में विषम। चार ही ऑप्शन, चार ही ऐसे हैं पेयर जिनमें तुरंत बाद एक विषम है और पहले सम है। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार ने हाल ही में कई रियायतों की घोषणा की है और विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षक योजनाएं प्रस्तुत की हैं। निष्कर्ष क्या हो सकता है? सरकार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गंभीर प्रतीत होती है, कई रियायत दे रही है, तो यानी कि गंभीर प्रतीत है भाई, विदेशी पर्यटकों के लिए योजनाएं बना रही है। और अब अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों के देश में आने की संभावना है, बिल्कुल सही संभावना है, जब भी तो ये सब किया जा रहा है। तो आसान सा सवाल है, दोनों ही करेक्ट होने चाहिए। ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर। ऑड वन आउट आपको छांटना है, तो देखिए भाई, ST LM FG OPQ, इसमें दो का डिफरेंस है, बाकी सब में एक एक का डिफरेंस है। ठीक है, ST LM FG OP होना चाहिए था, यहाँ क्यू है, तो ये ऑड वन आउट हो गया। लास्ट पेज से चेक किया करो सबसे पहले, मोस्टली आंसर आ ही जाता है। 6 लड़कियां हैं, पूर्व की ओर उन्मुख होकर बैठी हैं। G6 G4 के बीच दो लड़कियां हैं। ठीक है, G6 किसी छोर पर बैठी है, G6 किसी एक छोर पर बैठी है। G1 G6 के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो G6 यहाँ बैठी होगी, जब तो इसके दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? G1 है। अगर यहाँ बैठी होती G6, इसके दाएं से दूसरे स्थान पर थोड़ी होता कोई, बाएं होता ना। ठीक है, G1 G6 के दाएं से दूसरे स्थान पर है, और G6 किसी छोर पर है। ठीक है, इसके इधर कोई नहीं है। और G6 और G4 के बीच में दो लड़कियां, G6 और G4, यानी G4 यहाँ पे होगा, 1 2 3 4 6 लड़कियां, तो दो यहाँ पे होंगी। ठीक है, G1 G6 के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, G2 G3 के बाएं से तीसरे स्थान पर है। G2 G3 के, अगर G3 यहाँ होता तो 1 2 3, यहाँ पे G2 आया था नहीं। अगर G3 यहाँ पे है तो बाएं से दूसरे स्थान पर G2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तीन बाएं से तीसरे स्थान पर G2 आ गया। ठीक है, G3 और G2 के बीच कितनी लड़कियां बैठी हैं? G3 और G2 के बीच में दो लड़कियां बैठी हैं, मात्र दो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई लो। रीजनिंग मैथ्स खत्म हो चुके हैं हमारे, अब हम चलते हैं जीके जीएस पर। ठीक है, 15 मिनट बचाने का टारगेट था और बिल्कुल 15 मिनट ही बचे हैं। चलिए, दक्षिण भारत के निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन से नर्तक अपने सिर पर कलश को संतुलित करते हैं? ये तो सेम सवाल कल भी आया था ना, शायद कल के मॉक में आया था, परसों के में आया था। तो इसका हमने क्या लगाया था? इसका हमने लगाया था, शायद सी लगाया था ना, तो सी लगाते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डैश द्वारा स्थापित की गई थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई थी? सबको पता होना चाहिए, बहुत आसान सा सवाल। A.O. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, जो कि अंग्रेजी अधिकारी थे। 10वीं नीति आयोग शासी परिषद की बैठक का विषय क्या था? करंट अफेयर क्वेश्चन है। एक राष्ट्र एक चुनाव, विकसित राज्य, विकसित भारत, 47, सभी के लिए डिजिटल भारत। अब तो पुराना हो गया, अब तो नहीं होना चाहिए। राज्यों का सशक्तिकरण ऐसी उम्मीद तो शायद नहीं की जा सकती भाई। तो एक राष्ट्र एक चुनाव भी ऐसा सच अभी तो न्यूज़ व्यूज़ में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, तो 2047 तक के लिए ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, और राज्य की बात भी कर रहा है तो ये होना चाहिए, बाकी मुझे पता नहीं, करंट अफेयर क्वेश्चन है। 2025 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत का मानव विकास यानी HDI का मान कितना है? अभी रैंक पूछ रहा था, अब एकदम से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का नंबर पूछ रहा है, तो भाई कोई आइडिया नहीं, करंट अफेयर क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य भी इससे आपको ये समझ लेना चाहिए कि एग्जाम में कहीं ना कहीं स्कीम्स ज़्यादा पूछी जा रही हैं, ये तो तय है, तभी ये इतने क्वेश्चन दे रहा है इसके। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक तरीके से मवेशी की विदेशी नस्लें विकसित करना, पूरे देश में गोकुल ब्रांड नाम के तहत दूध बेचना, नहीं, एक केंद्रित और वैज्ञानिक तरीके से देसी मवेशियों की नस्लों का विकास करना, ये अप्रोप्रिएट लग रहा है थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश में गोकुल की संप्रभुता का विकास करना, उत्तर प्रदेश के लिए राष्ट्रीय मिशन लगाएंगे। कलर, विदेशी नस्लें विकसित करेंगे या फिर मवेशियों की नस्लों का विकास करेंगे? तो मेरे हिसाब से देसी के साथ जाना चाहिए, है ना, यही हो सकता है।
माइक्रोलिथ प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले क्या थे? माइक्रोलिथ क्या होते थे भाई? पत्थर से संबंधित है माइक्रोलिथ, पैथोलिथ, ये सब। ठीक है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, दल बदल कानून, 52वां संविधान संशोधन। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है। केवल लोकसभा, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा। अच्छा, एक चीज आपने इसकी पढ़ी हो अगर, ये बहुत न्यूज में रहा था, काफी फेमस रहा था, काफी टाइम हो गया उस वक्त, मैंने भी इसको अच्छे से पढ़ा था थोड़ा सा। इसने राज्यसभा का कहीं इसमें जिक्र नहीं था, इसीलिए शायद ये सवाल पूछा है इसने। राज्यसभा का जिक्र कहीं नहीं था इसमें, तो राज्यसभा का ये ऑप्शन गलत हो गया। केवल लोकसभा में भी नहीं था, राज्यसभा का ये गलत हो गया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, ये ठीक है। ठीक है। खाली लोकसभा में भी नहीं था आई थिंक, विधानसभाओं में भी था, तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में सहारा तो ऊपर की साइड है। तो अफ्रीका के बीच में से जा रही है रेखा। अब ये थोड़ा सा इसने हल्का फुल्का डिफरेंस रखा है ना। सहारा शायद ऊपर की साइड है या नीचे की साइड है। गोबी तो शायद नीचे, इधर की साइड है ना शायद गोबी। गोबी शायद होना चाहिए, गोबी मरुस्थल होना चाहिए शायद दक्षिण में। ठीक है। भारत ने अंतरिक्ष और नवीकरणीय ऊर्जा के सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अंतरिक्ष और नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग, तो कौन हो सकता है? अमेरिका हो सकता है या फिर जर्मनी हो सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा वगैरह के लिए आई थिंक जर्मनी जैसा देश होना चाहिए। विंडोज 10 में खुले हुए ऐप के बीच स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल करना चाहिए? पहले भी मॉक में आया हुआ है शायद ये। खुले हुए ऐप के बीच में स्विच करना है तो आपको करना पड़ेगा ऑल्ट प्लस टैब, है ना? या कंट्रोल नहीं, ऑल्ट प्लस टैब ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संचिका फाइल प्रबंधन का कार्य डैश का है। फाइल प्रबंधन का कार्य डैश का है। फाइल प्रबंधन कौन करता है? मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जीयूआई। तो फाइल का जो मैनेजमेंट है वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा आई थिंक, और कौन करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश के हिंदू महीने में हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? कौन से महीने के उसमें मनाई जाती है आपकी? ये मनाई जाती है फागुन में, है ना? कार्तिक और वैशाख तो नहीं होना चाहिए, चैत्र भी नहीं होगा, गर्मी नहीं होती ना उस टाइम। फागुन में ही मनाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी। शेखर कपूर को 2025 में किस क्षेत्र में उनके काम के लिए पद्म भूषण मिला? करंट अफेयर का क्वेश्चन, नो आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान है? तो भाई उसमें बहुत सारे विशेष प्रावधान है 371 में, A B C D ऐसे करके काफ़ी सारे स्टेट्स हैं। मणिपुर के लिए भी है, सिक्किम के लिए भी है, मिजोरम का पता नहीं, नागालैंड के लिए भी है। अब ए में किसके लिए है? आई थिंक मणिपुर ज़्यादा न्यूज़ में है, तो शायद मणिपुर की बात हो रही हो ए के लिए। देखना पड़ेगा इसको तो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन ने किस मौलिक अधिकार को शामिल किया था? शिक्षा के अधिकार को। और कहाँ पे शामिल कर दिया था? 21A में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रशिक्षण अभ्यास गरुण शक्ति भारतीय सेना और डैश के बीच। गरुण शक्ति, ये तो शायद अभी किस एनटीपीसी में पूछा गया या फिर किसी मौके में पूछा गया। गरुण गरुण शक्ति किस में था? आई थिंक इंडोनेशिया के साथ होता है ये शायद एनटीपीसी ग्रेजुएशन में आया है या फिर किसी मॉक में भी आया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए एक अधिवक्ता द्वारा व्यावसायिक अभ्यास की न्यूनतम आवश्यक अवधि क्या है? कम से कम 10 साल के लिए उसको प्रैक्टिस किया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्थर के औजार किस काल में पाए गए थे? पत्थर के औजार किसमें पाए जाते थे? जो शुरुआती दौर था एकदम पूरा पाषाण वाला, है ना? उसके बाद तो धीरे धीरे हड्डियों के और वो सब औजार निर्मित होने लगे थे। तो पत्थरों के औजार
सबसे पहले किस में हो गए थे? पुरापाषाण काल में बनने लगे थे। मेन चीज तो वही थी ना उस वक्त। भारत की रक्षा सेनाओं के का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? कौन होते हैं? राष्ट्रपति, चीफ कमांडर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नदी का विसर्पण पैटर्न किसके द्वारा उत्पन्न होता है? नदी का विसर्पण जो होता है ऐसे करके, ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है? अधिकतम निर्वहन, तेजी से चलती है इसलिए, या फिर कम चलती है इसलिए? तेजी से चलेगी तो विसर्प नहीं बनाएगी ना। औसत निर्वहन, हल्का चलती है इसलिए शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताएं क्या क्या है? प्रांतीय स्वायत्तता, तो प्रांतों को स्वायत्तता उस वक्त दे दी गई थी थोड़ी थोड़ी, तो 35 की ये विशेषता थी, है ना। 35 में काफी सारी अच्छी चीजें थी, तो ये तो थी। संघीय न्यायालय की स्थापना, बिल्कुल सही बात है। केंद्र में ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना, ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना भी इसी में की गई थी ना, 1935 में, आई थिंक। तीनों के साथ ही जाते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम वे डैश है, एंजाइम वे डैश है जो जीवित कोशिका के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। एंजाइम वे, वे प्रोटीन वे प्रोटीन, वे प्रोटीन हो गया भाई ये तो। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, कैल्शियम। एंजाइम कैल्शियम तो नहीं हो सकता। एंजाइम, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम वे प्रोटीन है। वे मेरे को वे से वे प्रोटीन ही आ रहा है बार बार। चलो इसके साथ रिस्क लेते हैं, बाकी मुझे पता नहीं है। कौन सी एक विमाहीन राशि है? विमाहीन, विमाहीन राशि कौन सी है भाई? ये तो मुझे कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, क्या क्या है ये सब। मतलब पता है, थोड़ा थोड़ा ही पता है, ज़्यादा नहीं पता। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख भाग 20, यूपीएससी का सवाल है भाई, ये यूपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थानिक प्रजातियां हैं, स्थानिक प्रजातियां कौन सी होती हैं? दुर्लभ, संकटापन्न, आयतित, एक विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भाई टाइम बहुत कम है, तेईस चलते हैं। भारत के संविधान का भाग 9A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भाग 9A क्या जोड़ा गया था? हाँ, इसमें जोड़ गई थी नगर पालिकाएं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता के समय मृत्यु दर और जन्म दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? स्वतंत्रता के समय में मृत्यु दर और जन्म दर के बारे में क्या सही है? उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर थी उस वक्त जब स्वतंत्र हुए हम। तो निम्न निम्न नहीं, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, बिल्कुल सही। फिर धीरे 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 क्या हुआ? मृत्यु दर कम हुई, जन्म दर उच्च बनी रही। ये सब अपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। 1962 में भारत का भाग बना। 1962 में कौन बना? गोवा बना होगा, क्योंकि गोवा 1961 में आज़ाद हुआ था पुर्तगालियों से। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर डी, आसान सा सवाल, यानी कि आर्टिकल से पूछे जा रहे हैं भाई। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसने की? पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? हसरत मोहानी साहब ने। गांधी जी, नेहरू तो हो नहीं सकते, मोहम्मद अली भी नहीं हो सकते, तो और वैसे भी मैंने शायद पढ़ा ही हसरत मोहानी था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग किसने बनाया था? दीवाने अर्ज बहुत फेमस, बार बार पूछा जाता है। सैन्य विभाग किसने बनाया था? ये बलबन ने। ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर। ऐसे सवाल हैं जो बार बार ही पूछे जा रहे हैं लगातार। गतिज घर्षण और अधिकतम स्थैतिक घर्षण, ये साइंस के सवाल भाई स्किप करता हूँ मैं ऐसे बिल्कुल, ठीक है, बिना देखे। बीडब्ल्यूएफ ने अगले डैश वर्षों के लिए इंडियन ओपन और सुपर 500, इस तरह से ये सब करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नो आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किस कहा है? राजनीतिक कुंडली कहा है? राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? बाद में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अभी। भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP कब शुरू हुआ था? ये काफी डीप में पूछ रहा है ना सवाल यार, यानी कि एग्जाम में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। सागरों का कौन सा गाजा पट्टी के पास स्थित है? कौन सा सागर जो गाजा पट्टी, गाजा पट्टी कहाँ पे है? इसराइल के पास। और ये कहाँ पे है? इधर मेडिटेरियन सी के पास ना।
हाँ, भूमध्य सागर के पास। ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 29 निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार है? अल्पसंख्यकों के अधिकार होते हैं 29 और 30। अपराध नहीं, मानव तस्करी, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महान्यायवादी को ही कहते हैं ना अटॉर्नी जनरल वैसे। हाँ ठीक है। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? पहला संशोधन हो गया था भाई 1951 में, भूमि सुधारों से संबंधित। ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर। खत्म भाई जीके जीएस भी। सात स्किप कर दिए भाई आज तो इसमें। एक आधा तुक्का लगाना है तो लगा सकते हो आप, लास्ट में देख लो क्या क्या सवाल थे। 95 तक जाते हैं ना, एक आध में सी तुक्का मार देते हैं। सेवन नेक्स्ट। सेवन नेक्स्ट। ठीक है। और 95 तक हो गया अटेम्प्ट, ठीक है, बस इतना बहुत है, काफ़ी है ना। बाकी जीके जीएस मेरे को लग रहा है एग्जाम के लेवल से मैच करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, क्योंकि काफ़ी डीप डीप भी आ रहे हैं 8-10 सवाल, बट वो यही करंट अफेयर के उतने नहीं आ रहे जितने ग्रेजुएशन लेवल पे आ रहे थे। ठीक है। चलो फिर इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या रहता है अपना। बाकी इसका तो एनालिसिस भी अभी आ जाएगा ना, डिटेल एनालिसिस सामने ही आ जाएगा आपके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई। अरे तेरी भाई रैंक इसमें ज़्यादा रैंक आ गई भाई कुछ। हालांकि अभी 1729 बच्चों ने दिया है, क्योंकि ये शाम को अपलोड किया गया ना, कल शाम को अपलोड हुआ होगा ये, या तो रात को हुआ होगा। ठीक है। तो स्कोर 88 पॉइंट समथिंग रहा, 88 ठीक है स्कोर। एक्यूरेसी। और हम देखें सेक्शन वाइज। हाँ तो अब थोड़ा सा आज ही लग रहा है कि तुक्के थोड़ा एक दो ज़्यादा लग गए हैं, तो इस वजह से इसमें स्कोर ज़्यादा रहा है आज जीके जीएस में। और मैं ये तो कह रहा था कि जीके जीएस अच्छे लेवल की पूछी है, तो यहाँ पे शायद तुक्के थोड़े सेट हो गए होंगे, एक दो लास्ट वाले दोनों भी सेट हो गए होंगे शायद। तो इस वजह से बाकी चलो, ये है अपना मैथ्स और रीजनिंग। तो देखो ऐसी आ रही है अगर एग्जाम में, तो हमेशा अपने 30-30 तो मैथ रीजनिंग में हो ही रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। जीके जीएस में है कुछ इश्यूज, तो ये है हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस। सॉल्यूशन देख लेते हैं अब इसमें, जो जो क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं, जो जो क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं, उनको देख लेते हैं बस। और बाकी कैसे इसको डिटेल एनालिसिस करना है ये तो मैंने आपको बताया हुआ है पहले से ही, तो उसका आप डिटेल एनालिसिस भी देख लेना। तो मैथ रीजनिंग में कुछ गलत नहीं है, आप देखेंगे जीके जीएस में। फोर्थ स्किप किया था, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नाइन्थ हमारा गलत हुआ है। ओह ये गलत हो गया हमारा। ठीक है चलो, अभी टाइम नहीं है अभी। केवल अच्छा इसका बी है, अभी ये देखें केवल क्या क्या इनका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। ओह ये भी गलत हो गया यार, नागालैंड था इसका। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है इसका। 24 का ऑप्शन नंबर डी है। 33 का ऑप्शन नंबर ए है। 34 का ऑप्शन नंबर बी है। 35 का के मुंशी साहब है। ठीक है। ये सब याद तो किया था कि किसने किसको क्या कहा है, बट अभी रिवीजन नहीं है ना, इस वजह से। चलो ये देख लिया हमने सारा। तो भाई मेरे हिसाब से अगर ऐसे पेपर आ रहा है मैथ रीजनिंग में, कुछ कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस वगैरह भी आ रहे हैं, तो ठीक है, मतलब सही है ऐसा पेपर आ रहा। तो जीके जीएस में भी करंट अफेयर अगर इनके हिसाब से देखूं तो उतना तो दिख नहीं रहा मुझे, बट हाँ कुछ डीप क्वेश्चंस दिख रहे हैं। और फिर भी 25 तक स्कोर करने वाला इसमें तो दिख रहा है। अगर ऐसा है तो आपके 85 तक तो आने चाहिए फिर स्कोर, है ना, या फिर 80+ तो मामला होना चाहिए, अगर ऐसे ही जीके जीएस का लेवल है। बाकी इसके बारे में अभी ना डिटेल से आज ना मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं अच्छे से आपको बात करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं और बच्चों के अंदर वो रहती है बेफिजूल की, इधर उधर भटकते रहते हैं। तो एक वैसे मैं ये सब फालतू वीडियोस लाता नहीं हूँ ऐसे, बट आज एक फालतू वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है। तो उसको आप देख सकते हो कैसे, उसमें आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चल रहा है ना यूजी का, तो उसमें सारी चीज़ों पे बात करने वाला हूँ, जैसे उसमें अटेंडेंस वगैरह कितनी रह रही है ना, सेफ अटेम्प्ट कितना चल रहा है, सेफ स्कोर क्या रह सकता है, CBT 2 के बारे में, ये सब चीज़ें एक वीडियो बना के डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि फालतू बेफिजूल में बाकी सब कमेंट ना करो आप। ठीक है। तो उसमें 10-12 मिनट की वीडियो में आपसे सारे एस्पेक्ट पे बात कर लेंगे। ठीक है। तो भाई बाकी ये रहा, इसको तो आप देखो मस्त है ये तो, बाकी लगाओ मत लगाओ, लेकिन ये तो मस्त से मस्त है, ये तो आपको अटेम्प्ट करना ही है। ठीक है। और हाँ यार, कल एक मॉक टेस्ट लगाया था हमने लाइव। ठीक है। तो उसके लेवल, उसके क्वेश्चंस मेरे को अच्छे लगे थे, उसमें मैथ्स रीजनिंग के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे।
मैथ्स प्लस रीजनिंग के उसके अच्छे क्वेश्चन थे, तो उसको लगाना ज़रूर आप। लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है, अल्टीमेट लाइव टेस्ट 08 के नाम से चल रहा है, उसको ज़रूर लगाना है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन मुझे अच्छे दिखाई देते पर्सनली। और बच्चे मतलब जो दोस्त दे के आए थे एग्जाम, वो कह रहे थे हाँ ऐसे क्वेश्चन आ भी रहे हैं, तो उसको ज़रूर लगा लेना, और इनको भी ज़रूर लगाना है आपको। ठीक है, क्योंकि ये डेली प्रैक्टिस सेट किसके लिए है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं क्वेश्चन पे बेस्ड है मॉक टेस्ट। ठीक है ना, तो मॉक टेस्ट लगाते रहो बढ़िया तरीके से भाई। अभी CBT 1 ही नहीं है केवल, CBT 1 के बाद आपका CBT 2 भी होना है, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है पहले से ही, एग्जाम दे के आते ही CBT 2 के लिए लग जाना है बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो CBT 2 के लिए मॉक टेस्ट शुरू कर देना, CBT 1 के बाद अभी तो रुक जाओ कुछ टाइम, तो उसके बाद शुरू कर देना मॉक टेस्ट वगैरह। और बाकी किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप टेक्स्ट बुक आप सबको बताएं, शायद ही कोई ऐसा बच्चा है जो तैयारी कर रहा हो टेक्स्ट बुक को ना जानता हो। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक का अगर आप सब्सक्रिप्शन अगर आपने नहीं ले रखा, और अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी ले लेना, क्योंकि अभी बेस्ट मतलब इसका जो प्राइस है वो काफ़ी डाउन आ चुका है। 263 में आपको मात्र देखने को मिल जाएगा, अगर आप हमारा कूपन कोड MOCK10 यूज़ करोगे तो। ठीक है, तो इस कूपन कोड को यूज़ कर लेना, 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 263 रुपये में, जो कि बहुत लोएस्ट प्राइस है इसका, है ना। इससे नीचे रेयर ही कभी गया होगा प्राइस, है ना। तो इतने में अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो अगर आप बाय करना चाहते हो तो इसको बाय कर लेना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसको परचेज कर लीजिए। ठीक है, तो बाकी मॉक टेस्ट लगाते रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, प्लस प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।